needed for our students so that they can excel in this examination. Thank you, sir. Thank you. So, सर आज का सेशन जो स्टार्ट करना है हमें, ये सारे बच्चे दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. Rakshita and Afreen. Yes, sir. All of them, they are UPSC aspirants. All of them, they are preparing for UPSC. Okay. Exclusively UPSC itself. ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಇದು ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ. Okay. हाँ. So ये कब से प्रिपरेशन चल रही है? इफ आई आस्क कि कितना टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए, या फिर अभी दे आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन? I will urge few of the students to please respond to the sir. So I'll keep myself mute so that you can have the direct interaction with the sir. सबका अलग अलग वक्त है, से टाइम है. कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 3 साल से, कोई अभी अभी फ्रेश ज्वाइन हुआ है. ओके ओके. सो रिजल्ट कैसा रहा है, या फिर प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अगर मैं पूछता हूँ प्रिपरेशन के बारे में, सो अगर आप 4 ईयर से 5 ईयर से कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन सभी का कंप्लीट हो चुका है? हाँ सर. ओके. सो सिलेक्शन में क्या इश्यूज आ रहे हैं? क्या अगर मैं पूछता हूँ इसमें सिलेक्शन में कि अगर आप 4 इयर्स प्रिपरेशन डूइंग प्रिपरेशन लास्ट फॉर 4 इयर्स, तो कब से या क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है जो आप नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आपने अपने आप से कुछ सोचा है कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? कभी एनालिसिस किया खुद को? हाँ सर. मैं तो अभी भी ज्वाइन हुई सर की कोचिंग. ओके. पिछले साल से. ओके. हाँ, उससे पहले 2 साल सेल्फ स्टडी कर रही थी, तो लैक ऑफ गाइडेंस मुझे पता नहीं चला था कि किस डायरेक्शन में सही से पढ़ाई करनी चाहिए. तो मैं अभी भी ज्वाइन हुई सर की कोचिंग. ओके ओके ओके. सो चलिए, तो आज का सब्जेक्ट हम क्या रखा है हमने सर? अगर मैं आपसे बात करूं तो आज का हमारा सब्जेक्ट है बच्चों को कैसे सिलेक्शन लेना चाहिए, या फिर क्या प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं, राइट? हाँ सर. ओके. सो मैं आपका सर नाम पूछना भूल गया आपका. Sir, I am Rajesh Biradar. ओके, राजेश जी. ओके. Yeah, राजेश जी, हमारा इसमें बेसिकली अगर मैं पूछता हूँ आपसे, तो हमारा जो आपने अभी इन बच्चों को आप गाइड कर रहे हैं, राइट? हाँ या हाँ क्लासेस दे रहे हैं सर. ओके ओके. सो अभी इनका कैसा चल रहा प्रिपरेशन? आप लेते होंगे तो कुछ टेस्ट या कुछ ऐसा देखते होंगे. सो कहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं, या आप इनकी हेल्प कर रहे हैं? सो यू नो कि इनमें से बच्चे होंगे काफी जो क्वालिफाई करने की पोजीशन पे होंगे, राइट? हाँ सर. ओके. सो इसमें देखो क्या होता है ना बेटा, जैसे कि राजेश सर हैं, सो ये आपको डेफिनेटली आपके साथ जुड़े हुए हैं, सो आपको बहुत हेल्प करते होंगे पढ़ाने में. आपको समझ में भी आता होगा कि हमें कहाँ पर हम लैकिंग कर रहे हैं, ठीक है? सो हाँ जनरली सर. मेरा एक मानना है कि हाँ ठीक है, आपको क्लासेस हैं, क्लासेस के साथ अगर आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए. वैसे सर राजेश सर बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जो मुझे लग रहा है सब बातों से. उनसे मैं फर्स्ट टाइम मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ सर से भी. सो है ना? सो उन्होंने आपको तो काफ़ी चीज़ सिखा दी है. मेरा जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, तो अभी अगर हम साथ में आ रहे हैं और सर के साथ में जुड़कर अगर मैं कुछ बच्चों को दे पा रहा हूँ, मेरा एक पर्सनली गोल है कि व्हाई आई लेफ्ट सिविल सर्विस, क्यों मैंने जो है छोड़ा, और क्या मेरा पर्पस है. मेरा पर्पस सिर्फ एक ही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों को मैं यूपीएससी में सिलेक्ट करा पाऊँ. और अभी लास्ट 2 and 3 ईयर में मैंने 34 प्लस स्टूडेंट्स मेरे मेंटोरशिप से जो हुए वो क्वालिफाइड होकर उसमें गए हुए हैं, और उनसे बहुत जल्द आप मिलेंगे भी. और कुछ इस समय ट्रेनिंग में हैं, कुछ फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी रैंक बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें. सो मैं स्टार्ट मैं करूं उससे बेटर है कि आप लोग एक एक करके मुझसे अपने क्वेश्चन पूछेंगे. सो देन आई विल रिप्लाई, और उस चीज़ में आपको बेटर मिलेगा. फिर लास्ट में मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा. जैसे मुझे एक आपका जो बंच ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मुझे समझ आ जाएंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, कॉमन प्रॉब्लम आप सभी की, और आपको मुझसे क्या चाहिए. तो मैं देन आई विल गिव यू बेस्ट, माय बेस्ट, है ना? हाँ सर. हाँ.
Yes, sir. Yes, So please. I'll urge all of you, because this is the best platform that today we have with us, sir. So in the future also we are forming an association. He'll be reaching out to us. He'll be helping us. But if you have any kind of queries, I'll urge you directly to open yourself to sir. Yes. All the points. ಸರ್ ಅದು ಹಿಂದಿ ಐತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಬಹಳ ಜನಗೆ Yes. हाँ, हिंदी भी चलता है सर. इज वेरी गुड. सब कुछ मैं तो बिल्कुल हिंदी से, जहाँ से तुलसीदास जी हैं मैं वहां से हूँ, सब हिंदी तो बहुत है मेरे पास. नो इश्यू. ओके. हाँ सर. प्लीज. सबसे ज्यादा बड़ा एक डर आंसर राइटिंग से होता है सर. ओके. आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से आप स्टार्ट कर दिया गया आपने? नहीं सर, वो अभी कंटेंट का तो यही है, लेकिन फिर भी जब भी आंसर राइटिंग का सोचते हो तो बस कंटेंट ही क्रिएट करना हो जाता है, आंसर राइटिंग का ये नहीं बनता है कुछ भी. कितने आवर्स पढ़ते हो आप? अभी मैं सीरियसली इस साल में सीरियसली स्टार्ट की हूँ सर स्टडी. अभी 1 मंथ हो गया है सर, जुलाई से. प्रॉपर न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर रेफर करती हूँ मैं. सर ने मुझे वही रेफर करने के लिए कहा है. तो उसके बाद रेफर, और उसमें मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल चुना है सर मैंने. अच्छा, ज्योग्राफी ऑप्शनल है. हाँ सर. इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ा था अभी, सो दैट्स व्हाई. जी सर. ओके. एंड अभी तो मैं क्या न्यूज़पेपर प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल के प्रिपरेशन शुरू की है सर. लेकिन बाकी अभी थोड़ा करना बाकी है. अभी थोड़े नोट्स भी बनाना बाकी है. मंथ स्टार्ट हुआ है और ऑप्शनल एंड मेंस आंसर राइटिंग इतनी जल्दी स्टार्ट कर दिया आपने? नहीं सर, पहले से थोड़ा आइडिया तो है, लेकिन किस तरीके से उसको ये करूं पता नहीं, समझ में नहीं आता सर. ओके, तो प्रॉब्लम ये है कैसे स्टार्ट करूं, कैसे शुरुआत करूं इसकी, राइट? हाँ सर. ओके. कुछ लोग बोलते हैं पहले पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू के थ्रू कंटेंट की तरफ जाओ, या कुछ बोलते हैं कंटेंट खत्म करके पीवाईक्यू की तरफ. और सबका अलग अलग ओपिनियन, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सर. सर ने क्या बताया आपको? हाँ, सर भी यही बोलते हैं कि कंटेंट थोड़ा बहुत फर्स्ट थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कंटेंट की. क्या फॉलो करते हो, क्या पढ़ते हो? सर ने जो ये जो पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत है सर, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, और मिडवल और एंशिएंट के लिए भी बिपिन चंद्रा. हाँ सर, बिपिन चंद्रा. और ये सारे अलग अलग जो है सर ने सारे नोट्स बना के दिए हैं, तो हम ज्यादा सर के नोट्स से रिले करते हैं. ओके. सर ने ऑलरेडी वो सब पढ़ के नोट्स ये करके दिए सर. हाँ, सर ने तो डेफिनेटली अब आपको पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने तो सब कर ही रखा है. हाँ सर. ओके, गुड. तो देखो बेटा, क्या है ना कि हम इमीडिएट जो मेरा है एक कि हम इमीडिएट सीधा मेंस पर नहीं जाते. मेंस में प्रॉब्लम पता क्यों आती है, रीजन है इसके पीछे. बिकॉज आपके पास जब बहुत सारा डेटा नहीं होगा, है ना? बिकॉज मेंस की डिमांड होती है उसे हर एक डायमेंशंस में पूछना, हर एक डायमेंशन में उसको सेट करना, हर एक डायमेंशन में टच कराना. आपका नॉलेज उसमें दिखता है कि आप हर डायमेंशन को टच कर रहे हो कि नहीं टच कर रहे हो, राइट? तो इसमें क्या होता है कि आप जब डेटा सफिशिएंट नहीं होगा, सो आप उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं होगी. तो पहले तो हमारा एक काम होना चाहिए कि डेटा हम कितना लेकर आ रहे हैं. हम मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं, बट मिनिमम जैसे हम एक सब्जेक्ट का भी कर रहे हैं, सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो या पॉलिटी, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर पूरा हो चुका है, 2 सब्जेक्ट्स, देन हम इसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. आंसर राइटिंग में आपको सबसे पहले अपनी सर की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उनसे पूछो से कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है. अब बच्चा क्या करता है, प्रॉब्लम क्या आती है ना कि वो कंटेंट और जो पीवाईक्यू है मेंस आंसर राइटिंग के, वो आप मार्केट से बुक लेते हो, है ना? जी सर. और उसको आप चाहते हो कि सेम टू सेम हम उसमें जब एग्जाम में हो या मैं आंसर राइटिंग करूं तो सेम टू सेम पूरा रख दूं मैं उसमें. जी सर. वैसा नहीं होता है बेटा. आजकल देखो आंसर राइटिंग का देखो, चैट जीपीटी का जमाना है, राइट? हाँ सर. चैट जीपीटी से बहुत सारे लोग निकाल के रख देते हैं और फिर आप उसमें ढूंढते हो कि ये सारा आंसर कैसे नहीं हो रहा, क्या यूपीएससी से मार्क्स देगा, नहीं देगा. चैट जीपीटी को नहीं मालूम है कि हर डायमेंशन टच करना है कि नहीं करना है. जी सर. चैट जीपीटी तो प्रीलिम्स के आंसर नहीं ढूंढ पाता ठीक से, तो मेंस कैसे लिख पाएगा? सिंपल सी बात है ना? सो आपको पहले तो आप देखो, एक नॉलेज गैदर करो. पहले आप कुछ टाइम तक क्लासेस उसको देखो, क्लासेस पढ़ो. उसके बाद आप रिसोर्सेज जैसे एनसीईआरटी तो आपके माइंड से जाना नहीं चाहिए.
जी सर। 2 आवर्स आप डेली हमारा एक एनसीईआरटी से होना चाहिए। एनसीईआरटी से क्या जरूरी है? बहुत सारी चीजें जरूरी है। और आपको अगर मेंस आंसर राइटिंग भी करनी है, प्रीलिम्स भी करना है, एनसीईआरटी जब पढ़ो 2 आवर्स आप देते हो एनसीईआरटी को, बाकी आप एडवांस बुक को दो, राइट? जी इससे सर। क्या होगा ना, इससे एक वर्डिंग समझ आती है, जो सिंपल वर्ड्स होते हैं। हाँ सर, सर ने हमें एनसीईआरटी का ऑलरेडी नोट्स बनाकर दे चुके हैं सर वो। ओके, हाँ तो आपको हाँ सर। पढ़ना है, सिर्फ रखना जी नहीं सर। है। सो जी सर। यूपीएससी को क्या है ना, यूपीएससी को एक वर्ड चाहिए, उसको एक सिंपल जी वर्ड सर। जो हाँ एनसीईआरटी सर। में होते हैं। हमें जी लगता है सर। कि हम बहुत ज्यादा वर्ड्स वैसे डाल देंगे, कि नहीं, सिंपल लैंग्वेज बहुत जरूरी है। और उस हर एक डिमांड को पूरा करना आपको एनसीईआरटी से एक समझ आ जाएगी कि एक्चुअली स्टार्टिंग कैसे हो रही। ऐसे नहीं जी एनसीईआरटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट एनसीईआरटी इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो, इनिशियल स्टेज पर होते हो, तो वहां पर आपको हेल्प बहुत करती है। जी सर। सो वहां जी से सर। उसका जब एनसीईआरटी आप स्टार्ट करो, तो उसके पीछे आपको मिलते हैं पीवाईक्यू कुछ, राइट? हाँ सर। पीवाईक्यू, अपने पीवाईक्यू में एक्सरसाइज में जो, एनसीईआरटी के हाँ सर। पीछे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव जी होते हैं, और सर। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं। जी सर। इनको आप ओरली सॉल्व करने की कोशिश, कई बार होता है हम बुक तो पढ़ लेते हैं, बट उसी के क्वेश्चन, उसी टॉपिक से रिलेटेड उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जी से सर। एनसीईआरटी बहुत बेसिक चीज है, और उसमें इतना ज्यादा नहीं है कुछ कि आप उसको याद नहीं हो सकता, उसकी समझ नहीं डेवलप। जब उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करने लायक हो जाओगे, तो एक मेरी समझ सर। डेवलप होगी कि अगर मैं ठीक से समझ नहीं पा रही, इसी के क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं मेरी शायद अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी डेवलप हो नहीं रही, राइट? जी सर। हाँ तो सर। जब आप उसको सॉल्व करते, ओरली सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि उसकी नोट्स बनाओ, टाइम उसमें वेस्ट करो, नहीं। जी सर। आप 30 मिनट या 15 मिनट ओरली यू हैव टू सॉल्व, देन धीरे 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 आप आंसर्स जो हैं उसके, या उसके थॉट, कि क्यों ऐसा है कि सेम टू सेम लाइन क्यों नहीं दी है, हाँ सर। या फिर क्वेश्चन सेम टू सेम बुक से मिल क्यों नहीं रहा, आंसर मैं निकाल क्यों नहीं पा रहा, कहाँ मैं जी लैकिंग हो रही मेरी। सो देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि सर, आपका मतलब इस एनसीईआरटी मतलब 6 to 12 या सिर्फ 11 कुछ 12 कुछ या? बुक्स हैं, सारी नहीं है, 6 to 12 हाँ में कुछ बुक्स हैं, लिमिटेड है, हाँ 11 सर। खास करके इम्पोर्टेंट है। तो जी वो सर। बुक की मैं लिस्ट एक जरूर शेयर कर दूंगा, जो आफ्टर इसके हाँ मीटिंग के जो आपको मिल जाएगा। हाँ सर। सो हमें उन चीजों को बहुत जरूरी है कि हम उससे एक अपना एक इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव जी। थिंग्स जी जो सर। डेवलप करते, जो आंसर राइटिंग जो हम शायद भूल चुके हैं 12th के बाद, जी ग्रेजुएशन करने के बाद आधी चीजें माइंड से निकल चुकी हैं, रट्टा वाला सीन नहीं है। आप यूपीएससी को रट्टा चाहिए हाँ नहीं, सर। यूपीएससी को चाहिए कि आप कितना एनालिसिस कर पाते हो, कैसा एलिमिनेट कर पाते हो, या स्टेटमेंट की समझ क्यों है, नहीं है। हाँ दूसरा, जब हाँ हम पढ़े एनसीईआरटी या कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो उसके लिए जरूरी है जी कि जैसे स्टेटमेंट है, सपोज कोई भी स्टेटमेंट में एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, एक जी सेंटेंस है सर। जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हुआ। हमें सर। इस चीज को केवल एक बुक के लेवल से नहीं रीड करना है कि हमने ग्रेजुएशन +1 +2 में पढ़ा, नहीं। हमें ये जानना है कि ये स्टेटमेंट जो सेंटेंस में है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, हाँ सर। क्या इसकी कोई नीड थी पहले, ये नीड थी तो क्यों नीड थी, इसका रिजल्ट क्या है, चीजें क्या हैं, हमें वो चीज जानना है इसमें। अगर हमने इस चीज को समझना शुरू किया और पीछे उसके आंसर्स, तो यहाँ से आपकी थिंकिंग स्टार्ट होगी, थिंकिंग बढ़ेगी, और एक आपका प्रोसेस समझ आएगा, और प्लस आपके डायमेंशंस खुलने लगेंगे, माइंड में आने लगेंगे कि इसका पॉलिटिकली बैकग्राउंड हो सकता है, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, या इकोनॉमिकली यहाँ पर कुछ नुकसान हुआ है, इस वजह से ये लाइन बहुत जरूरी है, या उस टाइम का कल्चर या ट्रेडिशन था, उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी जिससे ये हुआ, है ना। हाँ सर। सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि पहले सती प्रैक्टिस था हमारे यहाँ, राइट? हाँ हाँ सर। है ना, सती प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ। इसके पहले आप वैदिक एज में जाओ, अर्ली वैदिक एज में तो कुछ नहीं था, सब फ्रीडम थी एकदम, जी सर। ठीक है, सभी लोग उसमें असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकते थे, हर एक यज्ञ में पार्टिसिपेट कर सकते थे, फीमेल मेल, जी और मैरिज का कोई ऐसा था नहीं। बाद में विडो आ गया कि विडो से कोई देख नहीं सकता, उसका सर मुड़वाना पड़ेगा। तो जी कुछ टाइम पर सिचुएशन ऐसी बनती है जिसके अकॉर्डिंग हमें से करना पड़ता है। जब अरेबियंस आने लगे हमारे इंडिया में, तुर्क आने लगे, या फिर जैसे इल्तुतमिश ने अपने आप को सबसे पहले तुर्क बोला है, राइट? हाँ हाँ तो ऐसे सर। बहुत सारे लोग जब आने स्टार्ट हुए, और उससे जब लोगों को लगने लगा कि बच्चियां ऐसा सिचुएशन है कि बच्चियों के साथ शादी गलत हो रही है, सिचुएशन ऐसी बनी, और लोग स्टार्ट किया कि हम ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, जिससे शादी जल्दी कर देना, चाइल्ड मैरिज स्टार्ट करना,
ऐसी Sir, sorry to interrupt you. राइट Sir, few of the students want to join, but I think the control is under your side to admit them. So please accept it. अब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा यहाँ मेरे Yeah. में तो ओके मैं एक बार देख लेता हूँ इनको Yes, sir. ओके मैंने कर दिया सभी को शायद आ गया Okay, okay, sir. Thank you. ओके सो ये एक आता है बेटा सीन ना तो हम हाँ, इस सर। तरीके से उसको समझना है कि उस टाइम की नीड थी इसकी बाद हाँ, में सर। नहीं है बिकॉज उस टाइम पे लोगों को लग रहा था कि हमारे बच्चे ज्यादा जरूरी हैं बच्चों की एक कहीं ना कहीं आप देख लो कि एक मेंटेलिटी हो जाती है जब आपके सामने दो ऑप्शन हो शादी करने का अभी तो आपका शादी नहीं होगी अभी तो आप पढ़ो आईएएस फिर शादी करोगे राइट मेरी शादी हुई सर। हो चुकी है हाँ सर। ओके ओके गुड सपोज कि आपका ऑप्शन है सामने दो लोग हैं हाँ, और एक हाँ। मैरिड है एक अनमैरिड पर्सन है जी, सो सर। आपकी पहली प्रेफरेंस होती है अनमैरिड से शादी करना राइट हाँ सर। मैरिड से तो नहीं कर सकते आप तो इसलिए जी, चाइल्ड सर। मैरिज स्टार्ट हुआ कि अगर वो लोग लड़की को ले जाते हैं उसके साथ फिर कुछ ऐसी हैपनिंग होती है जो चीज नहीं होनी चाहिए सो वो जी, लोग चाइल्ड मैरिज शुरू कर दिया कि मेंटेलिटी ऐसी है अगर हाँ, बीडो हो सर। जाएगी तो बीडो से कैसे बचाएं क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जी, अपने सर। बच्चे को नहीं चाहता कि अलग करे बचपन से जी, रखा सर। है तो उसका ये हुँ। है कि सर मुड़वा देना या कुछ ऐसा हो जाना जिससे अगली दिखे और उसमें ऐसा है कि ये सिन है ये पाप है इस लड़की को देखना सुबह सो बेटो सर। को देखना पाप नहीं है बट उन्होंने जी। एक वो बना लिया अपना एक ना हाँ सर। कि सामने सेट कर देना कि जिससे लोग डरना शुरू कर दें जी, तो सर। ये सिचुएशन की डिमांड होती है लोगों की डिमांड नहीं है जी, सर। सो सिचुएशन उस हिसाब से फिर वो एक ट्रेडिशन बन जाता है कल्चर बन जाता है फिर वो देर से जाता है जी, सर। सो ये चीजें होती है तो पहले आप ऐसा करें फिर इसके बाद बाकी की चीजों को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका कंटेंट डेवलप होना स्टार्ट करेगा फिर जी, सर। इंटरलिंकिंग स्टार्ट होगी जब ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी तो आप बहुत बेटर हाँ। कर पाओगे आप जी, जैसा आप जानते हैं सर मेंस का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो इस इतने बड़े सिलेबस को या थोड़े-थोड़े दिन में डिवाइड करके कैसा हमारा एक ईयर का प्लान कैसा बनना चाहिए? आप क्या वो कहते हैं? मैं बताता हूँ पहले तो देखो हम क्या करते हैं ना पढ़ते हैं हमारा जी, प्रीलिम्स का मेंस होता है प्रीलिम्स सेपरेट कुछ नहीं होता मेंस सेपरेट कुछ नहीं होता जी सर। हाँ, वो तो हमारा है सर। पढ़ने हाँ, का प्रिपरेशन थोड़ा सा अलग टाइप से हो जाता है सपोज कि हाँ। आपने क्या किया देखो मैं आपको बता देता हूँ जैसे आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाँ सर। ओके नंबर वन इज कि हमें पहले क्या करना चाहिए एक हम जैसे मेरा मेंटोरशिप में देता हूँ और उसमें हमारा हाँ हम क्या सर। करते हैं टारगेट देते हैं हाँ। सबसे पहले आप पढ़ना हमें प्री कम मेंस लेवल से ही होता है क्योंकि उसमें आप जी सर। आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो क्या मेंस में आएगा क्या प्रीलिम्स में आएगा हाँ बट हम सर। इसे थोड़ा सा आइडेंटिफाई ना करके बट हम इसे पीवाईक्यू प्रीलिम्स के हिसाब से पहले करें कि प्रीलिम्स क्या हम सारे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं जैसे जी सपोज सर। करो कि आपने पहले एनसीईआरटी पढ़े एनसीईआरटी से किया फिर इसके बाद हमने एडवांस बुक पढ़ी और उसके साथ जी 30 सर। मिनट डेली हम उस टॉपिक से हाँ सर। रिलेटेड 10 इयर्स या 20 इयर्स सपोज आज हमने पैलियोलिथिक पढ़ लिया या जी सर। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया हाँ सो सर। ये सारा अगर हम पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ रिलेटेड टॉपिक हम पूरा कर रहे हैं और हाँ उसके सर। बाद पीवाईक्यू से रिलेटेड टॉपिक 20 इयर्स के हमने सॉल्व कर लिए ना हाँ सर। वैसे मिनिमम आप 10 इयर्स कर सकते हो और आप कर सकते हो 20 इयर्स करना चाहिए अगर इसे कर लेते हो हाँ। और आपसे सॉल्व हो पा रहा है तो इसका जी सर। मतलब सही डायरेक्शन पे जा रहे हो तो एक टाइम पर हम 20 सर ये इयर्स प्रीलिम्स की पीवाई की बात कर रहे हैं हाँ यहाँ पे आप मेंस की? पहले तो प्रीलिम्स की करोगे ना प्रीलिम्स के जी, करते जी। हाँ। करते जब एक टाइम देते हो ना आप प्रीलिम्स में जी। सोचना स्टार्ट करते हो सो हाँ सर। आपको लगता है इजी है लेकिन होता टफ है जी जब सर। प्रीलिम्स के करते करते आपका जो दिमाग है जो एक थिंकिंग प्रोसेस है वो बढ़ चुका होता है एक आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी होती है जी सर। फिर हाँ उसके सर। बाद फिर हम मेंस वाले पॉइंट पे आते हैं आफ्टर सम टाइम जब हम ये कंप्लीट कर लेते हैं 10 इयर्स का फिर हम मेंस का करते हैं मेंस और प्लस प्रीलिम्स स्टार्ट करते हैं हाँ सर। इसके बाद हम टेस्ट सीरीज या चीजों में जाते हैं जी सर। तो हमारे तब तक क्या है प्रोसेस है समझने का ना आप एकदम से कोई चीज ले लो जिसको मालूम ही नहीं है आपसे आपने अभी हाँ घर में कभी खाना नहीं बनाया और आप होटल पे जाके कहेंगे मैं शेफ का काम कर लूंगी नहीं हो सकता हाँ सो पहले आप घर पे छोटे छोटी चीजें बनाना शुरू करोगे पहले घर वाले भी नहीं देंगे तो पहले आप पीवाईक्यू प्रीलिम्स वाला क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको लगता है बड़ा इजी है थोड़ा सा मेंटली हमारा माइंड ऐसा सोचता है कि ऑब्जेक्टिव इजी है तो हाँ हम सर। इसको हाँ कर लेंगे और हाँ ऑब्जेक्टिव जब हम देते हैं आंसर पीवाईक्यू तो उसमें ये भी जानना जरूरी है कि जो 3 ऑप्शन रॉन्ग है वो क्यों रॉन्ग है सर। जी सर। है ना
हाँ सर। क्योंकि यूपीएससी की डिमांड है। और 10 इयर्स 20 इयर्स इसलिए बोलता हूं मैं कि यूपीएससी की डिमांड कब कैसे बदल जाता है, उसका पैटर्न अपना एक अलग है, वो हम हाँ सर। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो जी इसमें सर। हमें हर टाइप के उसके जितने अभी ईयर में, जितने ईयर्स में उसने काम किया है, इसने जितने जी सर। ईयर्स में इसने अपने आप को ठीक किया है या बदली है चीजें, वो हमें एक हाँ समझ सर। आता है कि एक इसका पैटर्न है, ये इतने पैटर्न में तो क्वेश्चन पूछ चुका है। अब हाँ इतने सर। हाँ। पैटर्न में हम ये बेटर कर सकते हैं चीजों को लेकर कि ये हाँ ठीक सर। हो जाएगा, क्योंकि इतने पैटर्न पढ़ लिए, अब क्या पैटर्न पूछेगा, क्योंकि इससे नया होगा तो बात अलग है, अगर इतने में कुछ पूछेगा तो आई एम रेडी टू, है ना, हाँ हाँ सर। तो हैंडल मैं आप हैंडल हो रेडी करने के लिए, तो वो आपके लिए बेस्ट हो हम्म, जाता है। जी सर। हाँ। हाँ, हाँ आप सर और एक बात, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर, आपका मीडियम मतलब सेल्फ स्टडी किए हैं सर आप, या कोचिंग वगैरह आप अपने टाइम? मैंने जिनसे कोचिंग की है वो है नहीं इसमें, वाई डी मिश्रा हाँ। सर हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। जी जी सर। और हाँ। मेरे वही मेंटोर थे और वही उन्हीं से मैंने कोचिंग ली थी, उनसे लगभग लगभग इंडिया का बड़ा से बड़ा टीचर सभी ने लिया होगा उनसे कोचिंग। ये ओहो। हाँ सर। 1953 से पढ़ा रहे थे, हाँ हाँ सर। और ये लास्ट स्टूडेंट शायद मैं ही रहा हूँ, ये लास्ट बैच मेरा ही रहा होगा, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ओह हाँ सर। हाँ, 2017। तो इनका 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 रोल बहुत रहा है, अगर कभी दिल्ली में पता करोगे तो ये इनका ऐसा रहा है कि ये टीचर, नो डाउट ये इनका गॉड गिफ्टेड भी थे। इन्होंने अगर बोल हाँ दिया सर। कि ये इतने क्वेश्चन आएंगे और ये वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर वो 100 हाँ क्वेश्चन सर। बना रहे हैं तो 70 क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता था उनके पेपर से। हाँ। सो ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, इनके ऊपर कई बार रेड भी पड़ी है, बिकॉज हाँ। डैम इंटेलिजेंट पर्सन ही वाज। जी जी। सो इस वजह से, लेकिन मैं इनसे मैंने पढ़ा है, बाकी मैंने कोचिंग वैसे नहीं की है। हाँ हाँ वाई डी सर। जी मिश्रा सर। सर से मैंने पढ़ा है, इनसे आप बड़े बड़े टीचर्स जितने आप दिल्ली में कोचिंग देखते हैं, मैक्सिमम बड़े पुराने टीचर इनसे पढ़े हुए हैं। जी सर। जी हाँ सर। जी, हाँ जी। सेल्फ स्टडी मेरा था, मेरा एक हाँ। रूटीन था, एक जी। टाइम टेबल था मेरा, जो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करता था उस चीज को लेकर। वही शेयर कीजिए सर, हमें भी बताइए कि एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए किस तरीके से पूरा दिनचर्या, पूरा दिन का काम सुबह से शाम तक किस तरह से होना चाहिए? ये सीरियस स्टूडेंट का सीरियस, अगर हम उसकी बात करें तो ऐसा कुछ है नहीं सीरियस वाला। ये क्या हाँ सीरियस सर। वाला, सीरियस वाला देखो होता क्या है, सीरियस ऐसा कुछ नहीं होता, बट आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर पाओ, है ना। जी जी सर। हाँ सर। सो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मेरा टाइम टेबल थोड़ा सा देखो डिफरेंट था, अब मैं अपने हम्म। हिसाब से अपनी टाइम टेबल को मैंने बनाया था, इसको मैं अपना टाइम टेबल आपको अगर चाहते हो शेयर करूँ तो मैं कर देता हूँ। जी सर। ठीक है, नंबर एक की मैं थोड़ा सा, एक तो इंट्रोवर्ट बहुत था पहले मैं, अब थोड़ा सा जी जी। कम डाउन है, धीरे धीरे थोड़ा हाँ इंट्रोवर्ट रहा सर। हूँ, और मैं चीज़ों पे मैं थोड़ा सा बात कम करता हूँ, मोबाइल पे बात कम होती है, जी अब सर। मोबाइल से मैं थोड़ा दूरी बना के रखता हूँ, आज भी है मेरे जी साथ, पहले भी था, है ना। जी। जी मोबाइल सर। को मैं हाँ। लाइक नहीं करता, बट मजबूरी है, बिना मोबाइल के आजकल चलता नहीं है। जी सर। सो पहला चीज ये था कि जो मेरा टाइम टेबल है वो ये था कि मॉर्निंग 4 AM पर मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था, जी सर। और 4 to 11 का मेरा शेड्यूल था, बट 4 to 11 कोई पढ़ नहीं सकता, ये ऐसा टाइम होता है कि बीच में एक बार आपको बहुत तेज नींद आती है, जिसमें आपको लगता जी है सर। कि नहीं अब तो बस कुछ है नहीं, नींद से अच्छा बढ़ के कुछ नहीं है। सो है ना, सो ये इसमें 4 to 11 एक स्लॉट होगा आपका, इसमें आप थोड़े थोड़े ब्रेक लेके कंप्लीट करते थे हाँ, क्या? मैं इसमें क्या करता था, मेरा मैंने 3 आवर्स का डिवाइड किया था, बट कभी कभी 2.5 घंटे बाद या 3 आवर के बाद मैं इसमें रेस्ट लेता था हाँ। लाइब्रेरी में ही। जी सो सर। हेलो हाँ। सर। कभी मैं, हाँ जी, सर आप पढ़ने बैठते थे ना तो कितने आवर पढ़ने बैठते थे सर आप? 2.5 से 3 घंटा मैंने बताया सब ना, 4 AM। आप एक सब्जेक्ट कितने आवर तक पढ़ते थे? क्या कह रहे हो? एक सब्जेक्ट पूछ रहे हैं सब्जेक्ट सर, आप एक कितने सब्जेक्ट आवर कितने तक पढ़ते? पढ़ते थे? अभी मैं बता रहा हूँ, सारा सब्जेक्ट बता रहा हूँ। सो 2.5 hour या 3 hour तक मैं इसमें जाता था, ठीक है। जी और सर। ये हाँ मेरा सर। मॉर्निंग का स्लॉट होता था एनसीईआरटी डेली। एनसीईआरटी जी समझ लो सर। आप, ये डेली 20 बार 20 टाइम्स रिवीजन हो जाए, कितने टाइम्स रिवीजन हो जाता है, उस जी चीज सर। को हम देखते हैं इसमें। और ये एक हाँ। समझ लो कि ये मॉर्निंग का आपका एक जैसे आप पूजा करते हो ना, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, कुछ भी ऐसा, सर हाँ। एनसीईआरटी बहुत जरूरी होते हैं क्या सर? ये इसलिए क्योंकि आप जितनी बार पढ़ते हो ना, वहां से उतनी बार नई चीज निकल के आती है। जी सर। एनसीईआरटी इसलिए कि एक टाइम पे बंद नहीं करने की जरूरत है, अगर आप उस पर टच रहते हो तो आप बाकी जो एडवांस बुक पढ़ते हो, आप अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी डेवलप कर पाते हो, जी सर। ठीक है।
हाँ सर। सो एनसीईआरटी ये मेरा था कि मॉर्निंग मुझे एनसीईआरटी करनी है, चाहे 20 टाइम्स या 30 टाइम्स, कितनी बार रिवीजन हो जाए, छोड़ना नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना कि कितने 2 सब्जेक्ट कवर करते थे? एक सब्जेक्ट पे आप एक नहीं, दिन में आप एक सब्जेक्ट पे एक सब्जेक्ट एनसीईआरटी? करो, 2 सब्जेक्ट करो, लेकिन एक सुबह का स्लॉट मैं देता था अपना। जी, जी एक सर, हाँ स्लॉट तो सर। देना है। आप कैसे पढ़ रहे हो, डेली एक सब्जेक्ट पढ़ो या 2 सब्जेक्ट पढ़ो, या पहले एक कंप्लीट करो फिर दूसरा कंप्लीट करो, ऐसा जी नहीं सर। कि अकॉर्डिंग टू यू। एनसीईआरटी में ऐसा कर सकते हो, बाकी का मैं सब्जेक्ट का बताता हूँ। एनसीईआरटी में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जी सर, हाँ। ठीक है। तो ये मेरा एक हाँ, मॉर्निंग का स्लॉट होता था जिसमें मैं पढ़ता था, और इसमें 2.5 आवर या 3 आवर तक जाता था। फिर इसके बाद मैं वही लाइब्रेरी में मैं वहीं हाँ, पर सो लेता था, लाइब्रेरी में ही ना। हाँ, हाँ। हाँ, क्योंकि ये मेरा शेड्यूल फिक्स था। या तो मैं अगर 3:30 पे जग रहा हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट सारा करके जाता था, अगर लेट हुआ तो मैं तुरंत ही निकल जाता था, बाद में फिर सोचता था आगे क्या करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं छूटना चाहिए। जी सर, हाँ सर। फिर इसके बाद मैं कभी 30 मिनट, कभी 1 आवर, इतना ब्रेक बीच में चला जाता था मेरा। जी सर। फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करता था, और स्टार्ट करके 11 AM तक मैं पढ़ता था, और फिर 11 AM में मैं एडवांस बुक स्टार्ट करता था। जी सर, हाँ लेकिन सर। उसके साथ पीवाईक्यू मेरा हमेशा हो, 30 मिनट में पीवाईक्यू के लिए जरूर रखता था। जी सर, जी। सो प्रीलिम्स का, पहले प्रीलिम्स का, फिर बाद में मेंस का। मैं मेंस सर का हमेशा, प्रीलिम्स के साथ मेंस भी प्रैक्टिस किया क्या सर? हाँ मेंस प्रैक्टिस करते हैं, बट इसको थोड़ा टाइम बाद करते हैं, या वीक में। नहीं सर, आप क्यों किया? प्रीलिम्स के साथ या प्रीलिम्स होने के बाद किया है वो सर प्रैक्टिस नहीं, वो मेंस तो का? मैं साथ ही करता था पहले से ही। प्रीलिम्स होने के बाद करने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। हाँ सर। हाँ, मैं प्रीलिम्स के साथ ही प्री एंड मेंस के दोनों को प्रिपरेशन कर रहा था, प्रीलिम्स से पहले ही। कोई ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स होने के बाद मैंने मेंस की प्रिपरेशन की, पहले ही करता रहा हूँ, क्योंकि बाद में टाइम आपको मिलता नहीं इतना कि आप मेंस बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा एक शेड्यूल था कि मैं दोपहर में आता था घर पे, और आने के बाद मैं थोड़ा लंच करता था, फिर रेस्ट करता था, सोता था मैं। जी सर। और इसके बाद बीच में जब कोचिंग चलती थी तो मैं कोचिंग, क्योंकि मेरी कोचिंग 4 दिन होती थी वीक में, हाँ तो सर। वो कोचिंग करता था। या तो फिर मैं कोचिंग नहीं होती थी तो फिर उस टाइम पे मैं रेस्ट करता था 3 PM तक। हाँ, हाँ, हाँ सर। 3 PM के बाद फिर मैं बैठता था और वहाँ लाइब्रेरी जाता था, 3 PM से लेकर रात के 11 या 12 बजे तक वापस आता था। इसमें मेरा हाँ 5 से 6 घंटे का था। तो ये मेरा कंटिन्यूअस चल रहा था उस टाइम से। जी सर, जी सर। 3 to 6 एक, फिर इसके बाद रेस्ट करके, इसी के बीच में रेस्ट हो जाता था, मतलब कि कभी 3 to 5:30 बज जाता था, कभी 30 मिनट का रेस्ट होता था। फिर इसके बाद मेरा 3 hours का स्टार्ट होता था, फिर इसके बाद 2.5 hours का फिर जाता था। तो 3 स्लॉट नीचे थे और ऊपर के हमारे 2 स्लॉट ऊपर थे, तो लगभग 5 स्लॉट मैंने बना के पढ़ा था इसको, ठीक है। सो ये, हाँ जी, सर और एक पर्सन ज्वाइन होना चाहते हैं सर, उनको थोड़ा एक्सेप्ट का दे दीजिए सर। ओके कब से ट्राई कर रहे हैं सर, वो नहीं आ रहा है। ओके ओके, मैंने तो कर दिया है, हाँ हो गया। तो ये एक इसका ये था, ये मेरा टाइम टेबल है। बट मेरा ये होता है कि जो मेरे साथ बच्चे होते हैं मैं उनको थोड़ा सा अलग से ट्रीट करता हूँ, और मैं जी सर। उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ, जैसे कि बच्चों को जो जरूरत है यूपीएससी के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई हाँ, जिनका कोई मतलब नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा कोई ऐसा इश्यूज है जिसकी वजह से हम उसको एक एक्स्ट्रा दें कि नहीं अभी आपको ये भी करना है वो भी करना है। ऐसा जितना नीड है, जितनी एक हाँ थिंकिंग की सर। जरूरत है, सोचने की जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट जी ऑफ सर। ऑल आपको जैसे यूपीएससी करना है तो आपको आईएएस वाला माइंड लाना पड़ेगा, राइट। हाँ सर, हाँ सर। आईएएस सही है वाला सर। माइंड इसलिए क्योंकि आप देखो, अगर आपको कुछ बनना है तो आप वैसे एक्टिंग करते हो जैसे सामने वाला बनना चाहते हो आप, है ना। हाँ आपको सर। राउडी बनना है तो राउडी टाइप का स्टाइल हो जाएगा आपका। आपको हाँ डीएम सर। बनना है तो डीएम जैसा आपका टाइम टेबल होना चाहिए, डीएम जैसा आपका आईएएस जैसा होना चाहिए। आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए सबके देने के लिए, अपने पढ़ाई पर, अपने काम पर फोकस करना है अपना। हाँ जैसे सर। इससे होता क्या है, बेनिफिट क्या है, देखो मैं इसका मैंने महसूस किया, इस चीज को मैंने देखा है। सपोज कि आप एक दो स्टूडेंट, मैंने जो अभी मैंने हाल ही क्या, जब मैंने स्टार्ट किया इस चीजों को बच्चों को देना, सो मैंने उसमें ये महसूस किया कि फर्स्ट एक स्टूडेंट है, एक दूसरा जी सर। स्टूडेंट है, दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे और डैम इंटेलिजेंट पर्सन है। और इसका फर्स्ट वाले का मेंस में अच्छे मार्क्स हैं और दोनों ने इंटरव्यू दिया, और इसके भी मेंस में ठीक ठाक मार्क्स थे, इंटरव्यू दोनों ने दिया। इसके जी इंटरव्यू सर। में थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा आ गए, सपोज 190 आया और इसका आया 130।
हाँ सर। और जिस वजह से ये रह गया कुछ मार्क्स से, हाँ जी 10 सर। मार्क्स से या कुछ मार्क्स से ये रह गया फाइनल सिलेक्शन में और इसका हो गया। हाँ सर। अब जब ये प्रिपरेशन करेगा तो ये अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए, मतलब अपने रैंक बढ़ाने के लिए करेगा, राइट? क्योंकि जी इसने सर। रैंक कमाई है और इसे आईएएस बनना था बट आईएएस मिला नहीं, और जी इसको सर। अभी क्वालिफाई करना है। हाँ सर। अब आप ये सोचो, ये ट्रेनिंग भी कर रहा है ये बच्चा और इसके बाद ये प्रिपरेशन भी कर रहा है और रैंक भी बढ़ानी है, और मेंस इसका कमजोर है बट ये ज्यादा। अब नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम देंगे कि यहाँ से अगर इसकी 700 रैंक भी है तो ये दूसरी हाँ बार सर। में अंडर 100 आ जाएगा तुरंत, जी सर। हाँ सर। और ये पता लगे क्वालिफाई फिर भी नहीं हुआ। जी रीजन सर। क्या है कि ये इसकी जो थॉट प्रोसेस है ना, ये हाँ ब्यूरोक्रेटिक हो चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे ब्यूरोक्रेट बन चुका है। हाँ। इसकी हाँ जो सर। सोच है ना, इसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, एक राइटिंग स्किल है, वो ब्यूरोक्रेट वाली आ चुकी है, हाँ सर। जो एक स्टूडेंट की नहीं डेवलप थी। सो हमें अगर हम एक पहले ही ये फील लेकर और इसको थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करें इससे, तो आपके लिए बेटर हो सकती हैं चीजें। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये चीजें इसमें जी सर। आती हैं। यस, तो ये है। हाँ हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, स्टूडेंट्स के बिहाफ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। प्लीज। मतलब अभी आप जो हिंदी हार्टलैंड में हैं, तो जनरली क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, तो कुछ लोग जो इंग्लिश अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे वो हिंदी में क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ओके। अभी जो सदर्न पार्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी मतलब आपके जैसे उतने परिणित नहीं है, सो उनको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप क्या राय देना चाहेंगे, मतलब व्हाट विल बी योर अच्छा, हिंदी सजेशन? वाले को हिंदी में, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में, राइट? मतलब हाँ, इंग्लिश में कैसे प्रिपरेशन करें, हिंदी में कैसे प्रिपरेशन करें, क्या इसका मतलब कोई अभी हमारे तरफ हिंदी हमको उतना अच्छी तरह से आता नहीं, मतलब अभी लोकल लैंग्वेज जो अभी कन्नड़ा, तमिल, ओके तेलुगु ऐसे रहेगा, लेकिन उसमें से तो क्वेश्चन पेपर पब्लिश होता नहीं है। ओके। तो मतलब कैसे हैंडल करना पड़ेगा? क्या इंग्लिश को सीखना जरूरी है? मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से इंग्लिश तो। इंग्लिश मैटर नहीं करती, बट अगर आप स्टडी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो लैंग्वेज जो आपकी है, और देखो इंटरव्यू में तो आपको ऑप्शन मिलता है कि किस में आप इंटरव्यू देना चाहते हो, किस लैंग्वेज में देना चाहते हो, मैटर ही नहीं करती। मैटर करती है सिर्फ प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में भी कोई देखने वाला नहीं है कि आप हिंदी में अटेम्प्ट दे रहे हो कि इंग्लिश में दे रहे हो, मैटर ही नहीं है ना? सो आपको हाँ एक जब नॉलेज लेते हो, आप जब पढ़ते हो, स्टडी करते हो अपनी ना, तो उसमें एक ऑटोमेटिकली इंग्लिश में अगर पढ़ रहे हो, मैं हाँ, इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप आपके मेंस में कंपलसरी सब्जेक्ट है, एंड आपको मैक्सिमम जो आपको नोटिफिकेशन बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, जो आप जॉब में ड्यूरिंग जॉब एंड बाकी सारी चीजें, तो वहां पर इंग्लिश में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो जी सर। आपको इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा है या बहुत कम आ रही है, हिंदी बहुत कम आ रही है, तो ये मैटर ही नहीं करती है। मैटर हाँ ये सर। करता है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू नो अबाउट द वर्ड्स, यू नो अबाउट द लैंग्वेज, हाउ टू रिप्रेजेंट एंड हाउ टू राइट, बिकॉज एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। तो बात ये होता है कि जैसे एज अ डीएम जब आप बनते हो, ऑफिसर, आप सोचो कि आपको कहीं जी सर। बाहर नोटिस लगाना है और आप वहाँ के आईएएस ऑफिसर हो, तो वो जी लैंग्वेज सर। लिखनी पड़ेगी जिससे आप क्या करो कि वो सामने वाला हर पर्सन समझ पाए। जी सर। तो बड़ी बेसिक लैंग्वेज होती है। हमें ऐसा नहीं कि हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टाइप की इंग्लिश चाहिए, कि नहीं यार ऐसी हैवी लैंग्वेज लेके, हैवी वर्ड्स लेके आएंगे तो एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा और बड़ा अच्छा। उसे नहीं खुश होना है, वो ये समझना हाँ चाहता है कि आप कितने प्रैक्टिकल हो, और कितने लोग आपसे नो यू नो कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कंट्री में हैं, दे आर गेटिंग यू और नॉट, वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ। उनकी लैंग्वेज इतनी सिंपल लैंग्वेज डालनी पड़ती है कि सभी कुछ समझ पाए कि एक्चुअली व्हाट यू वांट टू से, आप क्या हाँ सर। कहना चाहते हो, क्या वो समझना चाहता है या क्या समझाना चाहते हो। सो जी सर। दैट काइंड ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं वहां पर नीड है, उस चीज को नेसेसरी है, उस चीज को डालना नेसेसरी है, बहुत हैवी वर्ड्स नहीं। और लॉजिक होना चाहिए उसमें, रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। आप जो दिखा रहे हो, जो बोल रहे हो, वो ऐसा लगना चाहिए कि उसमें एक जेन्युइन चीज दिखा रहे हो, ये जेन्युइन चीज समझ आ रही है, एंड आपको वो उसको समझ आ रहा है। इसीलिए जब आप आंसर राइटिंग लिखते हो तो फर्स्ट आपका जो इंट्रोडक्शन होता है वेरी सिंपल लैंग्वेज में होता है। बॉडी में हाँ हमेशा आर्गुमेंट्स रखते हैं, आर्गुमेंट्स एंड फैक्ट्स रखते हैं, कि मैक्सिमम चीजें हमारी आर्गुमेंट्स, आपको सजेशन देना होता है और कंक्लूजन में। तो यही तो इसमें लैंग्वेज कहाँ डिमांड कर रहा है, वो तो डिमांड कर रहा है कि क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करो, वो ये नहीं कह रहा कि लैंग्वेज की डिमांड फुलफिल करो, राइट? सर, अच्छा, इंटरव्यू अंडरस्टैंड में होने के भाषा लिए। का
हाँ जी। सर इंटरव्यू में भाषा का मैटर नहीं होता क्या सर? नहीं, इंटरव्यू में आप बोलो कि मैं इस लैंग्वेज में देना चाहती हूँ और आप दे सकते हो। कई नहीं बार सर, होता है। यस प्लीज। मैं एक टॉपर की बात सुनी हूँ कि सर मैं इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दिया, कन्नड़ में दिया हूँ, इसलिए मेरा सिलेक्ट नहीं हो पाया। नहीं, देखो ये एक्सक्यूज होते हैं। जब आप क्वालिफाई नहीं होते तो कहते हैं कोचिंग ने काम ठीक नहीं किया था, पढ़ाया ठीक नहीं है पापा, है ना। फिर इसके बाद कहते हैं कि जो मैंने पढ़ा वो एग्जाम मैंने पूछा नहीं है, यूपीएससी इस बार पता नहीं क्या रखा है, क्वेश्चन गलत कर दिए, मेरे ही क्वेश्चन गलत कर दिए। तो ये एक्सक्यूजेस होते हैं, ठीक है। हाँ हमें मालूम होता है कितना करके आए। जो बच्चा एस्पिरेंट होता है जब एग्जाम में बैठता है, उससे सेम डे क्लास से निकलते हुए, एग्जाम हॉल से निकलते हुए उसे मालूम होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कौन सा भाषा में भी इंटरव्यू दिया तो चलता है क्या सर? किसी भी लैंग्वेज में बेटा, किसी भी लैंग्वेज में। और आप अगर गलती से लैंग्वेज चेंज भी कर ले, तो सपोज करो आपने इंग्लिश भर दी, राइट, और इंटरव्यू में पहुंचे, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर, आप उसे प्रॉपर नहीं बोल पा रहे, तो आप उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सॉरी सर, मैंने इसको भर दिया है, फिल कर दिया है, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, कैन आई स्पीक, या कैन यू स्पीक एंड कैन आई स्पीक, या कैन वी डिस्कस इन दिस लैंग्वेज। जो भी आपका पर्टिकुलर लैंग्वेज होगा तो उसको आप बोल सकते हो। लेकिन आप अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो आपको ट्रांसलेटर मिलता है अगर पहले से इन्फॉर्म्ड होता है। बाकी हिंदी इंग्लिश में तो ये हो जाता है कि इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में बोल दिया आपने, तो हिंदी तो मैक्सिमम लोग समझ जाते हैं। तो उस टाइम पर भी आप चेंज बोल सकते हो कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल। इंटरव्यू में मल्टीपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं ना सर? राइट, बीच बीच में आप अपना टंग लेके आ सकते हो, अपनी ऐसी कोई नहीं लैंग्वेज अपनी लेके आ सकते हो, कोई ऐसा ही प्रेफर। बट हाँ, जो आपने भरते हो कोशिश ये करना है कि उसमें आप इंटरव्यू दो जो आपने फॉर्म में भर रखा है। इंटरव्यू लैंग्वेज कौन सी है आपकी, हिंदी है, इंग्लिश है, कन्नड़ है, तो जिससे वहां पर ट्रांसलेटर आ जाता है, जिससे वो आपको और इजी हो जाती है, राइट। हाँ एक्सक्यूज मी, फॉर्म नहीं करते हो तो वो आते नहीं है, तो इसलिए हिंदी का तो वो लोग जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, बट वो जैसे कि अदर लैंग्वेजेस बहुत कम लोग जानते हैं कि जो बोर्ड मेंबर में होते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो अदर लैंग्वेज तेलुगु या कन्नड़ वो समझ पाए, ये संस्कृत समझ पाए, तो उसलिए हमें पहले से इन्फॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। एक्सक्यूज मी हाँ जी सर, करंट अफेयर्स कैसे प्रिपरेशन करना है सर, और हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना नेसेसरी है क्या सर? देखो अभी न्यूज़पेपर कुछ का, हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना है ना, एक स्टडी करनी, एक न्यूज़पेपर की स्टडी। रीजन क्या होता है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसके पीछे मैं लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। सर करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट होता है सर यूपीएससी बहुत के लिए? इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसमें भगते रहते हैं पीछे। अगर आप ये ज्यादा दिमाग आपने स्टैटिक में लगा दिया तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। करंट अफेयर्स की देखो अब क्या हुआ ना कि कुछ टाइम से 2018-19 से इसका बहुत ज्यादा एक फैशन सा चल गया है, राइट। हाँ सर। कि नहीं ये करंट अफेयर्स की कोचिंग करनी चाहिए, करंट अफेयर्स का ऐसा होना चाहिए, करंट अफेयर्स का ये होना चाहिए, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं बनता है। अगर आप देखो क्या होता है ना कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग आपकी मैगजीन बना रही है करंट अफेयर्स की। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है सर इसमें? 20-25 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 30 पहुंच जाता है, बट इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक है, ऐसा नहीं कि पूरा करंट से डायरेक्ट आ जाता है, इसका स्टैटिक पोर्शन रखते हैं, बिहाइंड रखता है। कि लॉजिक ये होता है कि सपोज करो कि अभी अभी इस समय निसार आया हुआ, निसार जानते हाँ हो सर, अभी स्टार्ट हुआ, निसार सैटेलाइट सर, राइट नासा प्लस इसरो का। राइट। और ये इसके लिए है कि नेचुरल डिजास्टर को कैसे हम जी सर। समझा पाए, बता पाए, पहले से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। हाँ सर। अब बात ये है कि करंट है ये, अगर वो सपोज करो कि नेचुरल डिजास्टर से कुछ पूछ लिया, अब उस टाइम पर आपको डायरेक्ट निसार से या नासा से इस प्रोडक्ट से नहीं पूछा, तो आपने अगर ये करंट पढ़ रखा है तो आप उसमें इसको अप्लाई कर दोगे क्वेश्चन को। ये इसका हो सकता है स्टैटिक पोर्शन पूछ ले आपसे, ह्यूमन इंड्यूस्ड इसका रीजन है कि नहीं है, नेचुरल डिजास्टर किस किस रीजन से हो रहा है उसमें दिया है। बेसिकली आप पढ़ोगे तो क्लाइमेटिक चेंजेस, ह्यूमन इंड्यूस्ड, ये सब दिया हुआ है, राइट। जी सर। प्लेट टेक्टोनिक, तो ये चीजें समझने के लिए होता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर एक हमें पढ़ना चाहिए। कोई न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है, लेकिन न्यूज़पेपर के बाद आपको कहीं यूट्यूब में देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी सर। हाँ सर। देखो न्यूज़पेपर में जब पढ़ते हो तो आप खुद पढ़ रहे हो और आपकी प्रिपरेशन होनी है, तो आप ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ोगे जो आपके यूपीएससी से रिलेटेड होगा। जी सर। जो आपको मैगजीन दे रहा है या फिर जो आपको पढ़ा रहा है,
उसको ये इस चीज की इतनी जरूरत नहीं है। जब वो जॉब करना स्टार्ट करता है ना कोई सामने वाला पर्सन इस चीज के लिए, तो हाँ उसको सर, जॉब फुलफिल करना है अपना, उसका टाइम 8 घंटे देना है और उसको कंप्लीट करके देना है। हाँ सर, तो वो आपके हिसाब से नहीं सोच रहा है, वो अपने हिसाब से उसको कंफर्ट कौन सा लग रहा है, किसकी न्यूज जल्दी फाइंड आउट कर पा रहा है वो। हाँ इसलिए खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी के मैगजीन से नहीं पूछने वाला। जी गवर्नमेंट सर, वो पूछेगा जो उसकी मैगजीन में, जैसे योजना में है, हाँ सर, कुरुक्षेत्रा में है, डाउन टू अर्थ है, पीआईबी में है, यहाँ से हाँ पूछेगा। तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो, या फिर जी, द हिंदू पढ़ो और ये इतना न्यूज पढ़ लो। और द हाँ हिंदू, सर, वही द हिंदू पढ़ना इनफ है ना सर, बाकी वेबसाइट्स हाँ देखना जरूरी नहीं, हाँ, कवर हो जाएगा सब। 100 द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई एक ले सकते हो, एक ही पढ़ो, दो नहीं, डबल डबल नहीं पढ़ना है। नहीं नहीं सर, वेबसाइट्स पूछ रही हूँ मैं सर, पीआईबी वगैरह जो एग्जैक्टली, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, देखना जरूरी है अगर ये देख सकते हो करंट टाइम, अफेयर्स में। कई बार होता है ना कि हमारा माइंड वो हो जाता है कि यार रोज रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ अच्छा नया पढ़ते हैं, तो पीआईबी देख सकते हो। जी जी कभी सर, कभी क्यूरियोसिटी होती है ना, कुछ और सर्च कर लेते हैं, जी समथिंग सर, एल्स, तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से आप इसको योजना वीकली एक एक पढ़ लो, संडे टू संडे जब ऑफ होता है आपका, तो उस दिन बैठे और 2 घंटे में इसको कंप्लीट कर दिया, फिर नेक्स्ट जी, संडे इसको कर दिया, क्योंकि महीने में एक ही आती है। नेक्स्ट संडे, हाँ 3 सर, संडे में ये अलग अलग बुक्स कंप्लीट हो। यहाँ से आपको मिलेगा कि पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, हाँ सर, स्कीम कैसे बनती है, वो आपको इनसे मिलेगा, योजना जी सर, कुरुक्षेत्र डाउन टू अर्थ से। और हाँ सर, न्यूज़पेपर से आपको न्यूज़ मिलेंगी, चीजें क्या होती हैं, छोटी हाँ छोटी सर, न्यूज़ क्या होती है। और ये जरूरी है कि आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, सपोज करो कि आपका अभी रिसेंटली आप कोई न्यूज़ देख लो, या अभी धनखड़ जी जैसे वाइस प्रेसिडेंट निकले हुए हैं, जी सर, हाँ सर, है ना, अभी उन्होंने रिजाइन दिया है। अब ये रिजाइन दिया है इंपॉर्टेंट सर, नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया, ये न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ ये है कि उसमें कौन से आर्टिकल के थ्रू वो क्या किया है, जुडिशरी ने, जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर क्या लिखा। तो इनके फॉर्मेट को, कि अब वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन जब बनेगा मेंस में आएगा ना, तो वाइस प्रेसिडेंट एंड उसके रोल का, इंपॉर्टेंट रोल एंड उसके पावर्स के बारे में, वीटो पावर्स के बारे में जी, बात करेगा, राइट। हाँ सर, अब आपको समझना है कि अगर प्री में आ रहा है तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है, आपको वहां से दे देना है। जी सर, अगर मेंस में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बुक से आप सेम रख दो उसको। हाँ सर, उसका मतलब है कि आप इसमें सलाह दे सकते हो कि अगर इसके पास ये पावर और होनी चाहिए, जिससे हमारे वाइस प्रेसिडेंट इसमें एक्शन ले पाए। जी सर, उसके पास अभी इतनी पावर नहीं कि एक्शन ले पाए वो। हाँ सर, लेकिन अगर उसको वीटो पावर दी जा रही है और वीटो पावर निग्लेक्टेड है, बहुत उसका यूज नहीं है, उसमें पावर नहीं है, तो वो वीटो बेकार है, हाँ सर, एक्शन नहीं ले सकता। जी सर, ठीक है, तो हाँ ये सर, डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है, जैसे बोलते हो आप, वो हाँ सर, पावर है कि नहीं है उसके पास, तो वो लाना बहुत जरूरी है। तो आप हाँ जो सर, एडवाइस देते हो वहां से आपकी समझ डेवलप होती है। जी सर। ठीक है, तो ये होता है इसका लॉजिक। सर और एक क्वेश्चन था मेरा मेरा जैसे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल है सर, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए अलग से फिर थोड़ा कोई मैगजीन डाउन टू अर्थ या यू एंड ज्योग्राफी बोल के एक मैगजीन रहती है, उसे अलग से फॉलो करनी चाहिए, या द हिंदू के जो करंट अफेयर जो भी ज्योग्राफी रिलेटेड उसमें उतना काफी है सर, खासकर ज्योग्राफी ऑप्शनल के ज्योग्राफी लिए। में ऐसा कुछ नहीं होता है, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। देखो, डाउन सर, टू अर्थ तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर या वैसे रिलेटेड पॉलिसीज स्कीम्स आती रहती है। हाँ वही सर, जो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है इसलिए पढ़ना चाहिए, नहीं, जीएस के लिए जिसका भी नहीं है वो। उसको भी पढ़ना चाहिए, ये सभी के हाँ लिए डाउन टू अर्थ, इम्पोर्टेंट है। जी जी सर, ये हाँ सर, केवल ज्योग्राफी के लिए नहीं है इम्पोर्टेंट, राइट। हाँ हाँ सर, नहीं मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना सर, उसके लिए अलग से कोई पढ़ना चाहिए या ये काफी है इतने? नहीं, इतना काफी है। हाँ और सर, मैं उसके लिए मैं जियोग्राफी ऑप्शन पढ़ाता हूँ, उसके लिए मैं कुछ नोट से लिमिटेड और कुछ जैसे कि जीसी लियोंग है और जी सर, एनसीईआरटी है, थोड़ा हाँ सर, बहुत आपका एक जो वो जो उनकी माजिद हुसैन, माजिद हुसैन, इतना नहीं पढ़ने की जरूरत है। उसकी हाँ जगह आप जो थॉट्स हैं, जियोग्राफिकल थॉट्स हैं, हाँ, ज्योग्राफिकल थॉट्स बस है, मॉडल्स उतना पढ़ने थ्योरीज। की जरूरत है, बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी सर, ठीक है, हाँ सर। और किसी क्वेश्चन है कोई? Sir, we have to make a notes from current affairs. नहीं, देखो इसमें मतलब नोट्स बनाने का एक ये देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपके पास यू हैव अ मच टाइम, सो आप इसमें नोट्स बनाओ, है ना। हाँ सर, नहीं है तो नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, देखो मैं आपको एक सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ जो बहुत इजी और बहुत सभी लोग कर सकते हैं। नंबर 1 इज, आप न्यूज़पेपर पढ़ी आपने, सपोज कि आपने पॉलिटी की न्यूज नहीं मिल गई, कुछ आपके मोन्यूमेंट से रिलेटेड न्यूज मिला, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिला, कुछ साइंस एंड टेक से हो गया। संडे का तो पूरा साइंस एंड टेक आता ही है इसका।
हाँ सर। और आपका कुछ जियोग्राफी से रिलेटेड भी है, तो अब इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप जिसमें आप एडवांस बुक पढ़ रहे हो, जहां पर अपनी एक माइक्रो नोट्स बना रहे हो, राइट, ये हाँ नहीं भी सर। बना रहे हो तो आपकी बुक्स होंगी। आपका इतना माइंड तेज चलना चाहिए, सपोज कि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की बात आ रही है तो वाइस प्रेसिडेंट तुरंत आपकी बुक में या नोट्स में ओपन हो जाए, तुरंत इमीडिएटली वो क्लिक हाँ करना सर। चाहिए और उस बुक को ओपन करो, या नोट्स अपनी जो बनाई है उसमें ओपन करो और वहां पर कीवर्ड्स डाल दो, किस किस बारे में बात हुई है इसकी, वहीं पर जी सर। कीवर्ड्स डालो साइड में, और पेंसिल से या पेन से लिखो, राइट करो, इसके बाद खत्म करो उसको। लो, अभी आपको इसको पढ़ने की जो स्टैटिक आपको यहाँ मिल गया, न्यूज हाँ आपको यहाँ मिल गई, कीवर्ड्स आपने यहाँ डाल दिया। अब जितनी बार वो आप रिवीजन करोगे उतनी बार ये करंट अफेयर्स आपका रिवाइज होगा। अगर स्कीम्स वगैरह वो कैसे करेंगे सर? स्कीम्स है तो स्कीम्स को भी आप लिख सकते हो। स्कीम जैसे आप सपोज करो कि स्कीम्स के लिए बनाना चाहो बना लो। स्कीम्स देखो लॉजिक होता है, कुछ स्कीम्स की फंडे सेम होते हैं हाँ कि सर। क्यों बनाई जाती है स्कीम, लॉजिक समझ लो, स्कीम समझ आ जाए तो ओके, नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा, तो उसे रखते जाओ, पेपर को हाईलाइट करते जाओ, उसी में नोट्स बन जाएगा। आप न्यूज़पेपर जी। पढ़ो, उसको हाईलाइट करके रख लो। ये नहीं कि आपने 1 मंथ पढ़ा, 2 मंथ पढ़ा और वो पेपर आपने सोचा बेकार है, बेच दिया, 200 रुपए मिल गए, खुश हो गए, तो हाँ। वो बेचने नहीं है, अपने पास रखना है और हाईलाइटर यूज करना है, जिससे आप बाद में रिवाइज कर पाओ तो आपको ऐसा लगे कि नोट्स आपकी रखी हुई है न्यूज़पेपर में। जी जी सर। जी सर। हाँ न्यूज़पेपर साल भर का रखो आप। हाँ सर। अगर नोट्स नहीं बना रहे, नोट्स बना रहे तो फेंक सकते हो, अदरवाइज उसे रखते जाओ। नोट्स नहीं बनाना है और अपने नोट्स में इसमें कीवर्ड्स नोट्स में डालते जाओ, और जो आपके अदर सब्जेक्ट होते हैं अदरवाइज न्यूज़पेपर को रखो, उसमें हाईलाइट करते जाओ। बाद में जब एग्जाम के टाइम आए तो फटाफट लिख लो, टाइम लिखने में नहीं जाएगा आपका। जी सर। ठीक है, ये चीज इसका प्रोसेस होता है। फिर भी आपका नहीं दिल मानता है कि आपका दिल भारी हो जाता है कि नहीं यार मुझे तो लिखना चाहिए, तो फिर वो बात अलग है कि आपके पास टाइम बचता है तो आपने संडे को बैठे और जितनी मैं स्कीम्स हैं उनको अपने एक फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया और उसको सही से हाँ सर। लिख लिया, फ्लो चार्ट के थ्रू, है ना, पूरा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं मारते। जी सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या पढ़ना चाहिए सर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बेटा आपका द हिंदू बेस्ट है, और बेसिक इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। एक बुक आती है माइंड मैप, यूनिक पब्लिकेशन की, माइंड मैप। फिर बोलो। माइंड मैप मैं लिख देता हूँ इसमें, माइंड मैप। तो वेबसाइट है क्या सर वो? हाँ जी, वेबसाइट है क्या सर? नहीं, माइंड मैप बुक का नेम है। बुक है क्या सर? हाँ हाँ, अब पब्लिकेशन है यूनिक पब्लिकेशन, जी। बेस्ट बुक है। और इसके साथ लेकिन आपका जनरल साइंस जो है वो आप 11th की, वो सॉरी 9th and 10th की एनसीईआरटी बेस्ट। जी सर न्यूज़पेपर में ही कवर नहीं होता है क्या सर? बुक पढ़ने का जरूरी है क्या सर? न्यूज़पेपर से बेटा करंट कवर हो सकता है। आपको बेसिक स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ना, जैसे अभी आपने नासा वाला पढ़ा, उसमें पीएसएलवी एम के सेकंड जीएसएलवी, राइट। अब हाँ अगर पीएसएलवी नहीं मालूम है और शायद वो पीएसएलवी से आपसे पूछ लिया, इफ यूपीएससी आस्क फ्रॉम पीएसएलवी, सो हाउ विल यू गिव विल आंसर, है ना? हाँ सर। सो कैसे आप आंसर दोगे? जी सर। सो यू मस्ट नो अबाउट द बेसिक स्टैटिक, राइट। सर अभी जुलाई मंथ एंड हो रहा है सर, अभी ये जो पोर्शन, ये जो टाइम होता है जो सब लोग मेंस के रिलेटेड स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, तो आप नहीं बेटा, ओके, पहले आप एनसीईआरटी प्लस अपना ये बनाओ एक इंफॉर्मेशन। जब आपका एक बार पूरा रिवीजन हो जाए, एक बार सारी बुक्स पढ़ लो, सारे सब्जेक्ट कवर कर लो, देन मेंस में कन्वर्ट होते हैं फिर, ठीक है, मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, ओके। हाँ सर, हमारे भी सर के पास अभी पिछले साल ही कर रखा है सर। मेरे एक क्या बोलते हैं कोर्स खत्म हुआ है सर के पास एनसीईआरटी का, और थोड़ा एडवांस बुक का भी खत्म किए हैं सर। तो अभी एज फॉर मी आप क्या कहेंगे कि यहाँ से कौन सी लेवल की शुरुआत, अभी मेंस का क्या लेवल में शुरू करूँ सर, स्टार्ट करूँ? आप मेंस कर सकते हो, पहले पीओआईक्यू से शुरू करो उसको, हाँ सर, टॉपिक वाइज, है ना। जी सर। फिर हाँ, आप टेस्ट सीरीज उसकी ज्वाइन करना। कई बार क्या होता है ना कि हमने पढ़ते नहीं है, जी दूसरा सर। हमने क्वेश्चन किए और हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, या हमारा प्रीलिम्स के पीओआईक्यू कर रहे हैं और हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, या टेस्ट सीरीज भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं है। जब मार्क्स कम आते हैं हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। जी सर। जी मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? क्योंकि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं की है। जी सर। तो वो चीज बहुत जरूरी है बेटा, है ना।
हाँ हाँ। अब कुछ कुछ पोर्शन होते हैं सर सिलेबस में जो कि स्टैटिक बुक में नहीं मिलते, वो कुछ करंट अफेयर से ही होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा पॉलिटी में GS2 में आता है, या इधर सोसाइटी के रिलेटेड पावर्टी, ये जो GS1 में होते हैं, ये यहीं से करंट अफेयर से कुछ बना के खत्म। मैंने बताया ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। जी सर। हाँ सपोज कि अभी मैं कुंभ मेला अभी इस बार लगा हुआ था, राइट? जी सर। हाँ कुंभ मेला से अगर क्वेश्चन आता है करंट में कि जी व्हाट इज कुंभ, महाकुंभ एंड सिग्निफिकेंट, राइट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ महाकुंभ मेला, सो हाँ सर। आप क्या लिखोगे उसके बारे में? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुंभ मेला है क्या। अब हाँ आपने सर। पढ़ा भी नहीं है, देन आई जी विल कि अगर कुछ भी नहीं पढ़ा आंसर कैसे देते हैं। मैं वो थोड़ा सा हाँ आपको सर। ट्रिक बता देता हूँ। पहले तो अबाउट की, अगर आपको कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आपको मेला में, कि कुंभ मेला क्या है आपका, बेसिकली एक जी हिंदू रिलीजन है एंड ये हाँ इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम एंशिएंट टाइम ना। जी तो सर। एंशिएंट टाइम में स्टार्ट हुआ और वो चला आ रहा है, वही भी चल रहा है, राइट? जी हाँ सर। सो एक ये माइथोलॉजी है, एक बहुत सारी चीजें हैं जो एक बिलीफ का है, एक बिलीफ है, एक फेथ है। जी और सर। इसकी कुछ 4 जगह हैं हमारी जहां जहां कुंभ का होता है। नासिक हो गया, प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, है ना? हाँ ऐसे सर। करके आप उसकी चारों चीजों को बता दिया। देन हाँ उसके सर। बाद आप तो कुंभ मेला के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया, और इसके बाद आप जब जाओगे उसके बारे में लिखोगे तो देखो कैसे हेल्प करता है आपको और समझ हाँ कैसी आती है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें राइट करके इसमें बताता हूँ। चीजें क्या होती है कि सब सिग्निफिकेंस इसकी देखो। सबसे पहला आप मेजर करो उसमें कुंभ मेला का सिग्निफिकेंस क्या है, ये रोल क्या करता है। पहला, अगर हम इक्वालिटी का सिंबल है ये, जी सर। इक्वालिटी कहीं ना कहीं हमें शो हुई है। उसमें कोई ऐसी कास्टनिज्म तो थी नहीं, कोई भी जाकर नहा सकता था वहां पे। हाँ हाँ सर। इक्वालिटी, नंबर 1 इक्वालिटी। जी सर। नंबर 2 आर्टिकल, ये आर्टिकल 14 कर सकते हो, सॉरी आर्टिकल 15 कर सकते हो, आर्टिकल 16 कर सकते हो। इसमें हाँ आर्टिकल 17 इसमें काम कर रहा था, हाँ सर। आर्टिकल 19 भी काम कर रहा था, जी सर। ठीक है? अब हाँ इसमें सर। आर्टिकल 21 भी काम कर रहा है, बिकॉज आपकी राइट टू चॉइस है। जैसे नहाना है चॉइस। जाओ, नहीं नहाना नहीं जाओ, कोई हाँ ऐसा नहीं है। सर। जो सेकंड पॉइंट आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वालिटी के साथ, दूसरा डायमेंशंस क्या बन गया इसमें, इकोनॉमी बढ़ेगी आपकी। जी सर। क्यों? बहुत लोगों का बिजनेस हुआ, उसमें रिसर्च हो रहा है, फॉरेनर्स आए, टूरिस्ट आए, और हमारा इकोनॉमी बढ़ना शुरू हो गया। हाँ सर। नंबर 3 कल्चर फ्लोरिश हो रहा है इससे, हाँ सर। विदेशों में कल्चर। ये सारे डायमेंशन, सोसाइटल, एक हमारी यूनिटी, यूनिटी। एक, यस। तो ये हमें हर डायमेंशंस को आपको टच, ये हमारा एक होता है थिंकिंग प्रोसेस, हम कितना सोच पा रहे हैं किसी चीज के बारे हाँ में। तो हर चीज को, न्यूज को पढ़ते समय या बुक्स को पढ़ो तो अपने हर एक डायमेंशंस को ध्यान में रखना है। जी सर। ठीक है? हाँ सर। हाँ जी। और एनीवन आस्क, वांट टू आस्क? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सर अभी मेरा फर्स्ट ईयर ज्वाइनिंग है सर, अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ। ओके, तो ऑप्शन के लिए कब स्टार्ट करना सर ऑप्शनल पढ़ने का? व्हाट आर यू सेइंग, प्लीज रिपीट। ऑप्शनल सर, ऑप्शनल कब पढ़ना स्टार्ट करना है? ऑप्शनल, ओके। You recently joined institute, right? Yes, sir. यस सर। Okay. ऑप्शनल देखो क्या है ना, ऑप्शनल आफ्टर 2 or 3 मंथ, बिकॉज तब तक आपका जैसे ज्वाइन करते हो, आफ्टर 2-3 मंथ में आपको ये समझ आ जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट इज बेटर फॉर यू, एंड यस सर। you have a knowledge to rectify, identify कि which is good and which और which is wrong, and किस सब्जेक्ट में आपकी एक जो नॉलेज है, किसमें मैक्सिमम नॉलेज है आपके पास, जिसमें विदाउट एनी बुक्स, विदाउट एनी हेल्प यू कैन राइट, ओके, अबाउट जो उनके क्वेश्चंस हैं, गिवन क्वेश्चंस जो PYQ में आए हुए हैं, उनमें कितने क्वेश्चंस है जो आप लिख पा रहे हो बिना किसी बुक के, बिना किसी के हेल्प के, राइट? ओके सर। तो तब फिर हम इसको रखते हैं, और ऑप्शनल हमेशा अपनी चॉइस का लेना चाहिए, किसी के सजेशन से या किसी के टॉपर्स को देखकर कि नहीं यार इसने इस बार टॉप किया है तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए मेरा, ऐसा कुछ नहीं सीन होता। ठीक है? ठीक है सर। आपको क्या बेटर लग रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके सर। क्योंकि ऑप्शनल और शादी ये दोनों एक जैसा है, दोनों में अगर मिस्टेक किया तो दोनों में लाइफ खराब हो जाती है। इसमें मार्क्स बढ़ते हैं, टॉपर बनते हो, नहीं तो सीधा फेल, और उसमें शादी अगर गड़बड़ कर ली आपने बिना देखे सुने तो उसमें भी पूरी लाइफ खराब।
हाँ ठीक है सर। हाँ, इसको शर्माना नहीं है, इसको सही से समझ के फिर देना है, राइट। ओके सर। तो सर क्षमा कीजिए, मैं अभी फिर पूछना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा बताइए सर। प्रीलिम्स में क्या पूछना है बेटा, आप बताओ, मैं बता देता हूँ। उसमें सब्जेक्ट क्यों तरह पढ़ना है, वो सब्जेक्ट होता है ना, वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं उस तरह में चाहे। हाँ यस। ओके, प्रीलिम्स में क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज प्रीलिम्स से पूछे जा रहे हैं सब्जेक्ट्स, है ना, इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट। सर, वो किस तरह से पढ़ना है सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना है वो पूछ रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट क्यों है, वो अपने को क्यों पता चलता है उसमें उस आप तरह ये में। बोलो कि उसका हमें ये समझ आना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, राइट। हाँ यस सर। हाँ, नंबर 2 कि वो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, कैसे उसे टैकल करें, राइट, कि जिससे हम सॉल्व कर पाए, आंसर दे पाए। थर्ड पॉइंट कि इसको हम एनालिसिस कैसे करें। नंबर 4 एलिमिनेट कैसे करें, राइट। ये सारी चीजें आपकी क्वेरीज है, यही है, और भी कुछ है? नहीं सर, इतना ही है। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट या कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, टैकल कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, आंसर कैसे देना है, एलिमिनेशन कैसे होना है, ये सारी चीजें, राइट। यस सर। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसमें सर देखो जो प्रीलिम्स में? सब्जेक्ट आते हैं मैं बता देता हूँ, उसमें इक्वली सभी का इंपॉर्टेंस है। यूपीएससी पूछ यस रहा है, सर। ऐसा कुछ नहीं है। आपका पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यस सर। पॉलिटी पूरा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट। और नंबर 2 हिस्ट्री। हिस्ट्री में थोड़ा सा आप रख सकते हो, हिस्ट्री में आप दो चीजों को, एंशियंट एंड मॉडर्न। मिडवल थोड़ा सा कम है इसका पोर्शन, तो मिडवल को उतना नहीं सोचना है, ठीक है। मिडवल आप एक बार दो बार पढ़ लो, इतना फोकस नहीं करना, ना मेंस में आता है ना प्रीलिम्स में आता है। इसका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट वहां ज्यादा पूछ लेता है, तो आर्ट एंड कल्चर में कवर हो जाता है। नंबर 3 इज जियोग्राफी। हाँ जियोग्राफी सर। अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इन्वायरमेंट और ये सारा डिसास्टर रेडी हो जाता है जियोग्राफी से। नंबर 3 इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में करंट पोर्शन ज्यादा आता है, इकोनॉमी में इकोनॉमिक में से क्या सर? करंट पोर्शन इसका, बिकॉज हाँ ओके। इकोनॉमी के आप बेसिक वर्ड्स समझ लेना है कि जीडीपी क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको मालूम हो। और न्यूज़पेपर में हमेशा डेली एक न्यूज़ देखोगे आरबीआई का, और हमेशा सेबी का न्यूज़ डेली आता है ये। हाँ सर। और इसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, डेली आता है क्या ही पढ़ना है इसको, बट ये कई भी बार यहाँ पर कुछ बॉन्ड रिलीज होते हैं कुछ ऐसे, तो इसलिए ये न्यूज़ हमें कभी स्किप नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि ये सारा इकोनॉमी का करंट का पोर्शन ज्यादा पढ़ना है, एक बार बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बाकी करंट से अपडेट होना चाहिए, क्योंकि स्कीम्स या जो भी पॉलिसी बनती है इकोनॉमी को बड़ा ध्यान में रखते हैं हम लोग, ठीक है। जी सर। इतना तो आपका बेसिक चीज बनता है। नेक्स्ट आपका आता है करंट से रिलेटेड। करंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन और आते हैं वो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन करंट वाले बहुत आते हैं। सेकंड है साइंस एंड टेक के इन्वायरमेंट करंट से बहुत आते हैं क्वेश्चन, इसमें खास करके, हाँ सर। ठीक है। तो ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है। अब यूपीएससी में ढूंढना पड़ता है कि इनमें बेसिक सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाते हैं। कभी कभी इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड पूछ देता है, बीच में ऐसे डाल देता है, कई बार गवर्नेंस रिलेटेड पूछ लेता है, पॉलिटी में पंचायत से रिलेटेड, पंचायत तो फिक्स कर रखा है कि ये चैप्टर आएगा ही आएगा। और हाँ आर्ट सर। एंड कल्चर क्यों पूछता है, कई बार आपका देखो मॉन्यूमेंट्स हो रहे हैं, कई बार मॉन्यूमेंट्स का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई पुरानी हमारी हेरिटेज में शामिल हो रही है, इसलिए आर्ट एंड कल्चर विद करंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए आप गवर्नमेंट की साइट है CCRT, हाँ सर। यहाँ अपडेटेड आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होता है, पूरी बुक है इसमें, हर बार अपडेट करते हैं, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। सर CCRT ये वेबसाइट है या बुक मिलती है सर? नहीं, CCRT वेबसाइट है, या मार्केट में जाएंगे तो उससे बोल दो कि CCRT की PDF दे दो, वो दे देगा, या फिर आप ऑनलाइन मिलेगी ना सर सॉफ्ट कॉपी? गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप उसमें जा सकते हैं। CCRT? हाँ, यहाँ से उसको डाउनलोड करेंगे PDF, आप पढ़ सकते हैं इसको पूरा। ये पूरा करंट पूरा गवर्नमेंट का है क्या सर ये CCRT? का है, और इसमें पूरी बुक दी हुई है, जैसे आप NCERT पढ़ते हैं पूरी बुक है इसकी। सर ये हर साल नई अपडेट होती है? हाँ सर। हर साल कब कौन से मंथ में इसको ज्यादा पढ़ना चाहिए सर? एग्जाम के टाइम PDF पे पर? देखो 2 महीने पहले निकाल लो, 3 महीने पहले निकाल लो, और फिर पढ़ लो, तब हाँ। रिलेटेड जो भी चीजें साल भर अपडेट होती रहती है वो। जी जी सर। हाँ से सर मुझे इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। जो इकोनॉमी में जितने भी टर्म्स हैं, मतलब इकोनॉमी के लिए एक पर्टिकुलर कोई बुक नहीं होती है? कुछ लोग रमेश सिंह
प्रेफर करते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। या सिर्फ करंट अफेयर की जो करंट अफेयर में जो जो भी टर्म्स आते हैं उससे हम कंप्लीट? बुक पढ़ना है तो एक संजीव वर्मा संजीव वर्मा, हाँ संजीव वर्मा, ये अभी हाँ न्यू सर, वाली नहीं लेनी है, न्यू नहीं लेनी है इसका। हाँ हाँ सर, 2019-20 एडिशन होगा इस टाइम का, येलो टाइप की बुक होगी ये पूरी, हाँ हाँ सर, और ये वाली बुक पढ़नी है। इससे करंट अभी का अपडेट कर लेना है, बेसिक यहाँ से पढ़ लेना है। अभी जो न्यू हाँ सर, वही बेसिक के लिए ही सर, बेसिक के जो लिए। न्यू है वो बिल्कुल वॉस बेकार है, कह सकते हैं, बिल्कुल जी, किसी काम की नहीं। ये वाली बहुत बेस्ट है, पुरानी वाली। बहुत लोग रमेश सिंह भी प्रेफर करते हैं सर। नहीं नहीं वो तो इतना ज्यादा दे दिया, उसका कोई लॉजिक नहीं है। आपके पास टाइम बहुत है तो इसको करो आप, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जी जी सर, मतलब द हिंदू में जो भी मतलब करंट अफेयर में जो भी टर्म्स होते हैं इकोनॉमी के रिलेटेड, वो उतने इनफ नहीं होते, पहले बेसिक के लिए वो हाँ, संजीव वर्मा इज इम्पोर्टेंट। एनसीईआरटी पढ़ लो, संजीव वर्मा का थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी कवर हो जाएगा। जी सर जी, ठीक है। हाँ। और किसी का क्वेश्चन? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Hello. So if anyone has any kind of questions, so please raise the questions to sir. So sir has taken all the patience to address all of your questions. Yes. हाय सर। Hi. सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, ऑप्शनल को कितना टाइम देना, करंट अफेयर्स को और जीएस को? पहले तो ये बताना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम है। फुल टाइम एस्पिरेंट होंगे सर। पक्का? हाँ सर। इसमें ये नहीं है कि आपको 20 घंटे देना है, ठीक है? कभी कभी आप टॉपर की बातों में आ जाते हैं, टॉपर मैक्सिमम झूठ बोलते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो टॉपर की बातों पे बिल्कुल भी नहीं आना। इसमें हम देखो क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट, आप अपना टाइम निकालो जिसमें से 10 to 12 आवर्स तक का बना सकते हो। अगर क्लासेस ले रहे हो तो हो सकता है टाइम आपका चला जाए, तो 8 to 10 आवर्स हमारा मिनिमम आपका इतने का शेड्यूल होना चाहिए डेली कंसिस्टेंसी के साथ। ओके सर। इसके आप 2-3 स्लॉट बनाओ। देखो आपको स्लॉट नहीं बन पा रहा, आपका टाइम नहीं, तो एक मॉर्निंग में बना लो 2 से 2.5 घंटे का, एक आप नाइट में सोने से पहले 2 से 2.5 घंटे का, है ना, 2.5 और 3 आवर्स का एक नाइट में बिफोर स्लीपिंग, और सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, जैसे जगते हैं 2.5, तो ये 6 आवर्स तो यही हो जाएंगे, राइट? बाकी बीच में कुछ बना लो तो आपका टाइम टेबल सेट हो गया। 3 स्लॉट बनाओ या 4 स्लॉट बना लो वैसा। और एक चीज हमेशा याद रखना है, आप सभी को मैं एडवाइस दे देता हूँ, रात में सोने से पहले, देखो मॉर्निंग कब जगते हो मैटर नहीं करता है, लेकिन मॉर्निंग जगने के तुरंत बाद हमें 2 to 3 आवर्स जरूर पढ़ना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि 2-3 आवर्स आपके अंदर ना ही किसी चीज की टेंशन होती है, ना किसी की बातों का अब सब याद रहता है कि किसको क्या जवाब देना है। 2-3 आवर्स आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। 3 घंटे के बाद, आफ्टर 3 आवर्स 4 आवर बाद आपका माइंड काम करना शुरू करता है, जब मोबाइल हाथ में छूते हो, देखते हो। सो जगने के तुरंत बाद मोबाइल टच नहीं करना है। आप अपना वॉश करो और बैठो और 2-3 आवर्स पढ़ो आप। इसके बाद फिर आप बाकी की चीजें सोचो और स्टार्ट करो। रात में सोने से पहले पढ़ते पढ़ते स्टडी करते हुए सोना है, मोबाइल देखते हुए नहीं सोना है, क्योंकि जब आप मोबाइल देखते हुए सोते हैं तो आपका 50% जो आप इसके जस्ट पहले पढ़ते हो वो लैप्स हो जाता है माइंड से। इसलिए हमेशा पढ़ते पढ़ते सोना चाहिए। मूवी देखते हुए या आप जो रील्स चलती हैं, रील्स आप लोग चलाते हो, ये नहीं, क्योंकि आप इसमें देखते जरूर हो रील्स, लेकिन जब स्टार्ट करते हो तो ये फिर बंद नहीं होती। 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, और फिर सोचते हैं हमने पढ़ ली है, बहुत स्टडी कर ली है यार, हमारा 3 आवर्स तो मैंने दे ही दिया, बिकॉज वो रील में गया है, आपके पढ़ने पे नहीं गया, और सोते समय आपको लगता है मैं रील देखते देखते सो जाऊंगा, तो आपके जो इसके पहले जस्ट आप स्टडी करते हो पूरा का पूरा आपका बेकार हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा, निकल जाएगा। इसलिए पढ़ते पढ़ते सोना है। तो आप जब ऐसा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके कुछ समय बाद ड्रीम में आना शुरू हो जाएगा सेम सब्जेक्ट, और आप रात में सोते हुए भी रिवाइज हो जाएगा वही सेम चीज, कि पता लग रहा है कि मुगल्स कब आ रहे हैं, बाबर वेन केम टू इंडिया एंड क्या क्या किया, आपके माइंड में पता लग गया, आप बोल भी रहे हो तो पेरेंट्स भी डर जाते हैं क्या कर रहा है ये, है ना। तो इसलिए वहां पर आपको पढ़ते पढ़ते सोना है, बट वो हो जाता है, बहुत अच्छा होता है, वो बेस्ट होता है। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Sir, how do we need to prepare CSET? Or CSET का हाँ इश्यू है, CSET में बहुत सारे बच्चों का होता नहीं सिलेक्शन, आजकल CSET ही प्रॉब्लम दे रहा है बहुत।
सो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। देखो क्या होता है कि सीसैट में प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है, एक तो आती है मैथ में, हाँ सर। मैथ्स, रीजनिंग से सभी को आ जाती है बिकॉज आप पढ़ते हैं, सो आपको समझ आ जाती है। नंबर थर्ड जो है, जो कॉम्प्रिहेंसिव, जो जी कॉम्प्रिहेंशन है, ये थोड़ा सा आपको टफ लगता है। पहले इजी तो बहुत लगता है, जब एग्जाम में देते हैं तब टफ हो जाता है ये। हाँ सर। जब घर पे करते हैं तब बहुत इजी होता है, ठीक है। सो मैथ जी पे अब इसका टारगेट क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता क्यों नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है। कॉम्प्रिहेंशन बेटा ये 10th वाला कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, ना ही 12th का कॉम्प्रिहेंशन है, ना ही एसएससी बैंक का कॉम्प्रिहेंशन है, ये यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन। आप कॉम्प्रिहेंशन से उसके जो आंसर हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के। आपको जब तक ये करंट से अपडेट नहीं होगी, स्टैटिक पोर्शन से अपडेट नहीं होगी, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको इसमें डिसीजन मेकिंग नहीं आएगा, इथिक्स नहीं पढ़ी है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसमें इथिक्स भी काम करता है, इसमें आपकी पॉलिसीज काम करती है, करंट काम करता है, एंड आपका इसमें स्टैटिक पोर्शन भी काम करता है। आपका ये इजी समझ आ जाता है। रीजन ये होता है, वो चाहता है कि आप उस लेवल पे सोच पाओ कि एक्चुअली डिमांड क्या है बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन। सपोज आपको कोई पार्ट दे दिया और आपको पजल है, वो आपको समझाना है, तो आपको नॉलेज नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। तो ये है, आप इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इसको थोड़ा सा समझो और रीजनिंग को, और फिर इसको लास्ट में इसके पास आओ और इसमें वो सब्जेक्ट थोड़ा सा वो टॉपिक पढ़ लो जो आपको इजी लगता है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हो, इजी आते हो, तो उतने क्वेश्चन कर लो कि जिससे आपको रॉन्ग ना कर पाओ और चीजें ठीक कर पाए। तो उतने क्वेश्चन करना है, बाकी के नहीं करने हैं इसमें। रीजनिंग के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जिसमें आ रहे हैं आप प्रैक्टिस करते हो, बाकी कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान दो। हमें कितने चाहिए, कितने क्वेश्चन, राइट 27। हाँ अगर सर। 27 सारे माइनस करके भी 27 सही हो रहे हैं, सो आप जी क्वालिफाई हो जाते हैं। तो 27 33 टू 35 क्वेश्चन तो आपके कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। अब आप सोचो कि अगर इसमें 10 क्वेश्चन आप राइट करते हो समझ के, तो इसकी प्रैक्टिस, इसकी डिमांड होती है प्रैक्टिस की। और इसको हमने कभी क्या होता है ना, हम लास्ट टाइम पे एग्जाम पे रखते हैं कि हमें तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम लास्ट में एक मंथ पढ़ेंगे और सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा नहीं है। लास्ट में जब एग्जाम फॉर्म भर देते हो आप, यूपीएससी भरते हो, उसी टाइम से हमारा सी सेट के लिए 1 आवर स्टार्ट कर देना चाहिए देना। और इसका सबसे बेस्ट रिसोर्स है पीवाईक्यू। अब प्लस फिर उसके पीवाईक्यू के हिसाब से बुक्स से अपने पढ़ते जाओ। रीजनिंग के लिए पीवाईक्यू बेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए पीवाईक्यू बेस्ट है, मैथ के लिए आप थोड़ा सा बुक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कॉम्प्रिहेंशन अगर सॉल्व करना है तो ये आपको इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। एथिक्स आपका कंप्लीट हो चुका हो, करंट आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, और प्लस आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छा है, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक, अच्छा हो जाएगा। सर सीसेट के लिए टाइम कब निकालना है सर, कौन सा टाइम करना है? ठीक है, आप जब यूपीएससी का फॉर्म फिल कर देते हैं उस टाइम पे आप करो, उस टाइम से 1 घंटा स्टार्ट कर दो देना। नहीं सर, जिसका थोड़ा वीक है सीसेट में, उतना ये नहीं होता तो वीक है तो मैथ छोड़ दो, कोई ऐसा आप अब 2 पे फोकस करो, हो जाएगा। सर अभी कंप्रेशन कैसा सोल्व करना है थोड़ा बताओ ना सर। मैंने बताया तो बेटा कि आपने थोड़ा सा उसमें इथिक्स में डिसीजन मेकिंग है कि नहीं है? हाँ सर है ना, है डिसीजन सर। मेकिंग है। अब ये होता है कि हम पढ़ते हैं रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग, लेकिन जो यूपीएससी डिमांड होती है ना, वो इथिकल डिसीजन मेकिंग की बात करता है। रीजनल डिसीजन मेकिंग की नहीं बात कर रहा, रीजनिंग डिसीजन मेकिंग नहीं है, वहाँ इथिकल डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, और आपको करंट से सिचुएशन मालूम होती है कि अभी हमारी गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी लॉन्च किया, क्या उसका एम है, वहां से आप फाइंड आउट करते हो, उसका क्रक्स निकलता है वहां से, कि हो सकता है बहुत सारी आप कॉम्प्रिहेंशन में उठाकर देखो, आप मैक्सिमम स्कीम से होंगी, ये करंट सिचुएशन से पूछा गया होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं, यूपीएससी पूछती है। थर्ड है आपको स्टैटिक पोर्शन, इसलिए कि वो करंट को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। हेलो सर। हेलो सर एक्चुअली अभी 20 ही दिन मेंस को बचा है ना, अभी लास्ट 20 दिन में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए हमारा? अच्छा, आप मेंस दे रहे हो क्या? हाँ सर। ओके, तो आपको तो और पहले मिलना चाहिए था मुझसे। आपने अभी क्या क्या कर रखा है, मुझे थोड़ा सा वो बता दो।
सर मैं डेली आंसर राइटिंग करती हूँ और PYQZ। अभी 6 साल का मैंने किया हुआ है सारे GS1 GS2 GS3 GS4। देखो बेटा मैं आपको और बता दूं एक अभी तो मैं आपके सारे सब्जेक्ट कितना आपकी स्टडी है मैंने आंसर देखे नहीं है आपके चेक नहीं किए और मैं उतना बता नहीं पाऊंगा कि आप कैसे किस स्ट्रेटजी कितनी अच्छी जा रही है आपकी है ना मैं आंसर देख पाऊंगा तो एक बार बता पाऊंगा राइट। हाँ सर। लेकिन मैं फिर भी सजेशन ये देता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो या कोई भी चीजें करते हो सजेशन ये है कि आप हेलो सर, सर सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ हाँ प्लीज। हाँ, श्वेता जो है वो आज इस साल मेंस लिख रहे हैं। हाँ, अगर हो सका तो मैं आप उनका कुछ कॉपीज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा हरमनप्रीत सिंह के द्वारा, तो यू कैन गो थ्रू दैट एंड वी कैन हैव अ इंटरेक्शन और एक हम बहुत बेस्ट रहेगा। यस यस बट मैं फिर भी इसके बाद में थोड़ा सा आपको श्वेता बता देता हूँ ओके। ओके श्योर सर। सो श्वेता इसमें देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना आंसर राइटिंग में सबसे पहले हमारी बात ये होती है सपोज कि एक क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन है आपको याद है कोई मेंस का? आज मैंने 31 का हुआ है। हाँ जी? कल पोटेंशियल जीडीपी के ऊपर एक क्वेश्चन था उसमें मुझे डिटरमिनेंट में नहीं लिख पाई। अब देखो जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन है या इसके सिग्निफिकेंट क्या रोल पूछा है अब देखो इसे कैसे लिखोगे पहले फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन होता है ना उसमें जीडीपी के बारे में आप इंफॉर्मेशन दो कि जीडीपी एक्चुअल है क्या चीज। हाँ सर। इन सिंपल लैंग्वेज। ओके। देन जब बॉडी आती है ना बॉडी में क्या करते हैं आप इसके हर एक डायमेंशन हर एक उसको टॉप टाइप्स को कि जीडीपी कहाँ से आती है उसके रिसोर्सेज क्या है जो भी आप क्वेश्चन की डिमांड आपने पूरा उसमें मुझे आंसर क्वेश्चन लिख नहीं है नहीं आपने बताया नहीं पूरा क्वेश्चन तो उसके बारे में आप लिखो कि जीडीपी का ये रोल होता है जीडीपी ऐसे बनती है और जीडीपी कितना रोल है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में का होता है क्या फर्क डालती है राइट। इसके बाद फिर आपका यहीं पर इसी में आर्गुमेंट्स होने चाहिए। आर्गुमेंट्स क्या है खुद से अपने मन में रेज करना है और उसी में आंसर देना सजेशन देना है कि हम कैसे और ठीक कर सकते हैं कहाँ पर नुकसान हो रहा है हमारी जीडीपी अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है फिर उसको सजेशन फिर देना है। ये गवर्नमेंट ये कर रही है बट इसमें अगर ये चीजें ऐड कर दे तो और बेटर हो जाएगी और इसमें डेटा भी दे सकते हो आप डेटा लेकिन आर्गुमेंट्स में जब देते हैं बॉडी में वो एग्जैक्ट होना चाहिए अगर यूपीएससी में दे रहे हो तो अदरवाइज नहीं देना चाहिए। ओके सर। सो एक बार आप ना अब फिर इसके बाद कंक्लूजन होता है 3 टाइप का बेटा। नंबर 1 इज समरी अगर उसकी नीड है तो समरी। नंबर 2 वे फॉरवर्ड ओके। नंबर 3 समरी कम वे फॉरवर्ड। ये 3 टाइप के कंक्लूजन होते हैं जिसमें हम देते हैं। इसके लिए आप ना मुझसे एक बार अभी जैसे सर ने बोला कि हम इंटरेक्ट करेंगे आपकी मैं कॉपी देख पाऊंगा सो देन फिर मैं आपको और बेटर उसमें समझा दूंगा जिससे आपके मार्क्स ये आप अगर मैं आपको थोड़ा सा 2-3 क्लासेस लेनी पड़ेगी आपको 2-3 क्लासेस में आपको समझा दूंगा अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा उस क्वेश्चन को या उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बट यू आर एबल टू आंसर ओके। हाँ ये जरूर कर दूंगा आपको इतना। ओके सर थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी और किसी से पूछना है? नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं अभी तैयारी कर रही हूँ 1 मंथ से तो जब हम कोई भी टॉपिक हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट से जब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो सर तो ऐसा क्या करें कि हमें ना वो मास्टराइज करे या फिर जल्दी ग्रिप मिल जाए उस कॉन्सेप्ट का लाइक बार रिवीजन करे या फिर बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व करे तो क्योंकि वो बहुत ये नहीं लॉजिक नहीं बेटा ये लॉजिक नहीं है। इसमें क्या होता है ना आपको उस स्टोरी को एक क्रोनोलॉजी में या चीजों को समझना पड़ता है कि उसका सपोज करो अगला एक्शन क्या है। जैसे सपोज करो कि आपने हाथ उठाया ऐसे अब मुझे समझ आ जाना चाहिए कि आप मारने के लिए मुझे उठा रहे हो या हाई करने के लिए उठा रहे हो है ना। ये हमारा प्रोसेस होना चाहिए। सपोज मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आप देखो आप सपोज आप मेसोलिथिक पीरियड पढ़ लो पैलियोलिथिक आपने पढ़ा राइट और इसके बाद मेसोलिथिक आया
Mesolithic and then Neolithic, right? And then Indus Valley civilization. अब you will get कि Paleolithic divided in 3 parts. हाँ Number 1 is Lower Paleolithic. Number 2 is Middle Paleolithic. Number 3 is Upper Paleolithic. ओके अब आप इसमें देखो कि लार्ज वेपन्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पर माइक्रो हो गया और यहाँ पर माइक्रो एंड साफ दोनों हो गए। अब आप यहाँ से देखोगे कि ये यहाँ भी साफ होने लगे थे बट बहुत साफ नहीं थे, माइक्रो ज्यादा था। यहाँ पर माइक्रो से थोड़ा सा ऊपर उठने लगी, बड़ी फिर लार्ज थोड़ा सा हुआ और साफ ज्यादा हो गए। अब ये इनोवेशन हुआ, राइट? इनोवेशन है ये कि ऐसा हो रहा है, बट इस इनोवेशन के पीछे रीजन क्या है कि ऐसा हुआ? क्यों लार्ज से माइक्रो क्यों आ गया? क्या वो इंजीनियर्स थे? नहीं, बट कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जो चेंजेस लेकर आया। अब इसमें होता क्या है कि इस टाइम पर ह्यूमन जो था वो लाइक एनिमल था, राइट? वो चारों पैरों से चल रहा था, सारा कुछ यूज करता था। उस टाइम पर आपको ये थीम आपके माइंड में बननी चाहिए। उस टाइम पर सपोज करो एक छोटा सा बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, एंड आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ वो एक चारों पैरों से चलना स्टार्ट करता है 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद जब भी चलना स्टार्ट करता है। सो उसमें क्या है कि वो बैठकर मार देता है, कुछ भी चीज पकड़ लेता है, वो उसकी ताकत थोड़ा सा बढ़ जाती है, चीजें घसीट लेता है बैठे बैठे, बट खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा करोगे तो गिर जाएगा, थोड़ी सी चीज उठाएगा तो, राइट? जब वो डेवलप हुआ ना, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन का इनोवेशन हुआ और ह्यूमन 2 पैरों पे खड़ा स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर माइक्रोलिथ यूज। अब जब 2 पैरों पे खुद को पहले बैलेंस करेगा, एक पर्सन है जो खड़ा नहीं हो पा रहा ठीक से, अब वो बैलेंस करना चाह रहा है, तो अब आप देखो घर पे एक बच्चे को आप इतना छोटा सा पेन भी दो, मोबाइल भी दोगे तो गिर जाएगा, खुद भी अब मोबाइल में फेंक देगा। अब बैठकर वही मोबाइल दूर फेंक के मार देगा, बट खड़े होकर जब खड़ा होना स्टार्ट करता है उस टाइम पे हाथ में मोबाइल को हैंडल ही नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा मोबाइल पकड़ते ही। इसलिए वो हल्की चीज उठाएगा, माइक्रो चीज उठाएगा कि हल्का रहे, जिससे बिकॉज अब खाना है, हंटिंग तो करनी है, तो हंटिंग करनी है, नहीं कि हंटिंग नहीं करेगा तो खाएगा कैसे? तो वो यूज तो करेगा बट अब माइक्रो वेपन्स यूज करेगा। ये आपको स्टोरी समझनी पड़ती है। अब जब यहाँ से यहाँ तक इनोवेशन हुआ, फिर मेसोलिथिक में आपका क्लाइमेटिक चेंजेस आया, क्लाइमेटिक चेंजेस से अब क्लाइमेट चेंज आता है, रेनफॉल हो रहा है, सारा हो रहा है। आप देखो कि आप रेनफॉल होता है तो एनिमल्स, कैटल्स भागते हैं सभी जगह, डॉग जब भागेंगे, अब भागने के बाद आप देखोगे कि वापस फिर घर पे वापस आ जाते हैं जब बंद हो जाती है बारिश। तो वो जब जाते हैं ना, भागते हैं, उस टाइम पे उनको जियोग्राफिकल नॉलेज स्टार्ट होती है। इसलिए मेसोलिथिक में जियोग्राफिकल नॉलेज स्टार्ट होना स्टार्ट जियोग्राफिकल नॉलेज यहाँ नोटिस करिए। अब भाग रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर कोई रेस्टोरेंट है बीच में कि नहीं खाना खा लेते हैं, चलो बैठते हैं ना। अब वो क्या कर सकते हैं? सो उन्हें भूख हंग्री है, हंग्री थे, भूखे थे, अब उन्हें खाना चाहिए। तो खाना चाहिए तो क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स या फ्रूट्स ये देखेंगे जिसे वो खा सकते हैं। नाम नहीं जानते, सपोज करो कि आप किसी शादी में गए, पार्टी में गए और आपको कुछ अच्छी चीज मिली, लेकिन आप नाम नहीं जानते, बट टेस्ट बहुत अच्छा था, हेल्दी था। आपने क्या किया? जब कभी पार्टी में जाते हो आप कहते हो मुझे वो वाली चीज चाहिए जो मैंने खाई थी कहीं पर, बट नाम नहीं जानती मैं। सेम ऐसा सिचुएशन इनके पास भी था। तो इन्होंने क्या किया कि उसको यहाँ पर स्टार्ट करना शुरू किया, उन प्लांट्स को एक आइडेंटिफाई करने लगे, उसके नेम और उसके साइज से, उसका शेप से, उसके टेक्सचर से, राइट? तो यहाँ पर फ्लोरा की इंफॉर्मेशन मिलने लगी। फ्लोरा मतलब आपके प्लांट्स, राइट? फ्लोरा या प्लांट्स या फ्रूट्स, इनकी इंफॉर्मेशन नोटिस की गई। नंबर 3 इज कि इनको आप रास्ते में यानी हंटिंग भी करते थे। अब हंटिंग करते हैं तो हंटिंग में ये एनिमल्स को मारते हैं, एनिमल्स को जैसे गूड, सीप, राइट? इन सभी और कैटल्स, इन सब। आप देखो उस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि लायन होगा या टाइगर होगा, बिकॉज उन्हें मारता तो वो भी उनको खा जाता। जिनको ये मार सकते थे उनका नाम है इसमें। तो बिकॉज ये अटैक ह्यूमन पे कम कर पाते हैं, मार नहीं सकते, ये डेवलप किया यहाँ पर आपका
इसके नोटिस पास हो गए, एनिमल नोटिस किए गए यहाँ पर। देन इसके बाद अब सभी जगह जा रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस है और सभी जगह कुछ केव्स थे, बिकॉज दे कहाँ रहते थे, वो दे लिव्ड इन ओपन एयर एंड केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, राइट? दे वर लिविंग देयर, वहां पर रह रहे थे। तो सारी चीजें क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो गई क्लाइमेटिक चेंजेस से। कभी क्लाउड बर्स्टिंग, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। सो कुछ तो थोड़ी बहुत बची, वो मैक्सिमम कहाँ रहने लगे, वो तो उसमें शिफ्ट हो गए, बट मैक्सिमम पीपल आर इन द ओपन एयर। और बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहा है, तो कुछ तो चाहिए जो ऊपर से ढक के रखे उसको। सो फर्स्ट टाइम इन्होंने हट्स बनाए तो हट्स बना और इसके नीचे सभी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, ह्यूमन भी, सब एक जगह खड़ा है। आप देख लो, कहीं से आप जा रहे हो पैदल वॉक करते हुए, या रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाए, तो आप क्या करते हो, एक शॉप के नीचे या कहीं किसी छत के नीचे आप खड़े हो जाते हो। आफ्टर सम टाइम देखोगे वहीं पर डॉग भी आके खड़ा हो जाता है, वहीं कैटल आके खड़ी जाती है। और जब तक रेनफॉल होता है उस टाइम तक ना कैटल आपको मारती है, ना डॉग आपके वाक करता है, भौंकता है, ना आप उनको टच करते हो, क्योंकि सभी की मजबूरी है उस टाइम पर कि सभी को साथ में रहना है, बिकॉज जो मारेगा वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पर आप सोचो कि जब ऐसे साथ में रहने लगे, जब बहुत टाइम तक हो जाता है, तो एक इमोशन डेवलप हो जाता है। और इमोशन डेवलप हुआ तो फर्स्ट टाइम कम्युनिटी नोटिस हो गई है, नोटिस हुई। अब आपको यहाँ से इमोशन डेवलप होना शुरू हुआ। अब समझ आने लगा कि अच्छा ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मम्मी है। उतना तो नहीं ताऊ हो, मैं थोड़ा सा ज्यादा जोड़ दिया मैंने, बट मदर समझ आई। इमोशन डेवलप होने लगा, ये मेरा अपना है, ये डॉग है। डॉग को समझने लगा कि मेरा, वहीं से डोमेस्टिकेशन, हर्ष तो बना, इमोशन डेवलप हुआ, कम्युनिटी नोटिस हुई, एंड प्लस एनिमल डोमेस्टिकेशन के साइन यहीं से मिलना स्टार्ट हो गए। So this is the process, right? To understand, and because आप इसमें जब प्रोसेस में लाते तो आपको बेटर समझ आता है और फिर ये कभी नहीं भूलते हैं। और हमें लेकिन जोड़ना पड़ता है ना, बुक्स है, बुक्स इतना सारा इंफॉर्मेशन दे देगी तो फिर बुक कहाँ रहेगी? आप फिर इंस्टीट्यूट में क्यों आओगे, हमसे क्यों पूछोगे, मेरे से क्यों पूछते हो? बुक देती है ऐसी चीजें ना। सो इसलिए थोड़ा सा जरूरत पड़ती है मेरे जैसे लोगों को। Hello sir, sorry to interrupt. Okay. I just heard from Harmanpreet Singh sir that sir has another session scheduled with some other students. Right. So it was really very enticing session, I will say. क्योंकि हमने 5 बजे शुरू किया था, अभी 6:30 बज गया, so 1.5 hour. So मैं देख रहा था कि एक भी स्टूडेंट्स छोड़ के गया नहीं है मीटिंग, सब लोग इसको यहीं पे मीटिंग पे ही है. So this indicates the type of engagement that you had for past 1.5 hours. Really, we are very much thankful to you, sir, and we expect a similar kind of support from you in the forthcoming days as well. So we have also started with a very ambitious goal in the northern part of Karnataka, this institute. So in upcoming years, we are planning to produce more and more number of officers from our region. So it was really a very great opportunity to have you as part of our guest and to host you, sir. Yeah. So anyway, please, I expect you to thank sir for the wonderful guidance that he has given us. Thank you, and thank you, sir. because most of the students जो हैं वो मैं कुछ अपनी तरफ से मैं कुछ समझा पाया, if थोड़ा सा ठीक रहा, so then it is okay ना. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. बहुत धन्यवाद। Thank you, all of you.